आज का क्या है प्रोग्रामिंग, आज पिछले वाले से आगे देखेंगे। तो इसमें मैंने बताया कि जो भी हम काम कर रहे हैं अभी तक वो सारा सर्वर साइड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। सर्वर साइड पे हमारे पास क्या होता है, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए जो हमारे पास मशीन है, जो हमारी लोकल मशीन है, यानी कि जो हम ये कहाँ कर रहे हैं, लोकल मशीन पे है ना। लोकल मशीन मतलब अपनी मशीन पे कर रहे हैं। उसके अंदर हमारे पास पहला जो है वो है सर्वर चलता है। उसके अंदर दोनों के दोनों क्या है, प्रोग्राम्स हैं। सर्वर में आपके पास टॉमकैट, जो टॉमकैट चलता है वो 8080 पोर्ट पे चलता है। दूसरा आपका होता है माइस्क्यूएल सर्वर, जो कि अलग पोर्ट पे चलता है, 3306 पे। तो जो सर्वर होता है उसका काम क्या है, उसका काम है कि भाई आपके जेएसपी, उसके अंदर आप एचटीएमएल पेजेस और जेएसपी पेज बनते हैं। सर्वलेट जावा प्रोग्राम्स होते हैं जो सर्वर साइड के, वो आप लिखे जाते हैं। ये क्या करता है, आपका सारी की सारी रिक्वेस्ट हैंडल करता है, जितनी भी कहाँ से आती हैं, क्लाइंट से आती हैं। क्लाइंट का किससे भेजेगा रिक्वेस्ट, आपके ब्राउजर से, है ना। तो ये सब यहाँ पे लिखा रहता है। ये हो गया आपका सर्वर साइड की जो प्रोग्रामिंग होती है वो। अब यहाँ पे आप जब जावा के प्रोग्राम लिखते हैं तो यहाँ पे आप जेडीबीसी का कोड भी लिखेंगे, जाहिर सी बात है। अब आपको क्या है कि आपका काम अगर इसी से बन रहा हो, आपको अगर माइस्क्यूएल सर्वर की जरूरत नहीं है, तो फिर यही यहीं पे क्या बनेगा आपके लिए, जो पेज रिक्वेस्ट किया गया वो पेज जाएगा यूजर के पास। और अगर उसको जो है डेटाबेस के साथ क्या है, कुछ काम है कि भाई डेटाबेस से कुछ डेटा उठाना है, तो पहले यहाँ पे क्या करेगा, वो डेटा उठा के लाएगा। तो आपके पास अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास रखी रहती हैं क्या, आपके पास होती हैं डेटा बेसेस होते हैं, डिफरेंट डेटा बेसेस होते हैं। ठीक, वहाँ आपके टेबल्स होते हैं। ठीक, यहाँ आपको डिफरेंट टाइप की आपकी क्वेरीज क्या होती हैं, फायर होती हैं, क्वेरीज चलती हैं, या क्वेरी एग्जीक्यूट होती हैं। तो ये सब काम कहाँ होता है, यहाँ। एग्जीक्यूट यहाँ नहीं होती है, एग्जीक्यूट तो यहाँ होती है। अब ये सब देता है, तो ये आपको अगर सपोज इससे इसको क्या करना है, कुछ डेटा उठाना है, तो ये डेटा क्या करेगा, यहाँ से क्या करेगा, भाई आप एक कोड लिखेंगे जेडीबीसी का, वो इससे क्या करेगा, डेटा मांगेगा। अब यहाँ से जब डेटा वापस उठ के आएगा, तो वो कौन लेके आता है, मैंने बहुत बार बता चुका हूँ। वो वो उठा के लाता है रिजल्ट सेट। तो रिजल्ट सेट का काम ये है कि यहाँ से डेटा उठा के यहाँ लाना, तो रिजल्ट सेट का काम है, बाकी सब कनेक्शन बनते हैं। तो रिजल्ट सेट जब डेटा उठा के लाता है, तो इस फॉर्म में कुछ डेटा उठा के ले आता है सीधे सीधे, ये मैं बता चुका हूँ। अब देखो, तो बिल्कुल ये बिल्कुल उस तरीके से मैं बता रहा हूँ, सिंप्लीफाई करके पूरा। तो इस तरीके से डेटा उठ के आता है। तो मैं इधर ही से दिखा देता हूँ, वैसे तो पॉइंट इधर को करेगा। ठीक, रिजल्ट सेट। और रिजल्ट सेट हमेशा क्या करता है, बिल्कुल ध्यान देंगे इसमें, पॉइंट करता है आपको, यहाँ पॉइंट करता है। तो रिजल्ट सेट इसे पॉइंट करता है हमेशा। अब ये डेटा उठ के आ गया, ये डेटा कहाँ से उठ के आ गया है, माई एसक्यूएल सर्वर से। उसने डेटा जब दिया, तो जब ये सर्वर के पास आया, तो ये इस फॉर्म में रहेगा। ध्यान दें, इस तरीके से रहेगा। तब मैंने तुम्हें बताया था कि जब इस फॉर्म में रहेगा डेटा, तो उसे हम कैसे स्टोर करेंगे अपने पास, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, और उसको हम यूजर को कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, एक क्लास ली थी। तो यहाँ से जो डेटा आया वो ऐसे ही यूजर को नहीं दिखा सकता हूँ। ये सब क्या है,
अब ये क्या है, लॉन्ग है, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, तो ये सब क्या करने पड़ेंगे मुझे, स्टोर करने पड़ेंगे अपने कुछ वेरिएबल्स में। फिर उन वेरिएबल्स को मैं क्या करूंगा, आपके सर्वलेट के थ्रू जेएसपी में भेजूंगा। फिर जेएसपी एक क्या करेगा, वहां पे पेज बनेगा डायनेमिकली, उसी समय रन टाइम पे क्या बनेगा, एक पेज बनेगा। वो पेज जब बन जाएगा वो यूजर के पास जाएगा। इतना काम होता है। तो ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा ही होता है कि इस तरीके से ही काम होता है। तो मैंने क्या कहा, रिजल्ट सेट इसे पॉइंट कर रहा था। अब जब इसे पॉइंट करेगा तो आपने क्या किया, इस इन चीज़ों को स्टोर करने के लिए, क्योंकि ये एक रिकॉर्ड है, इसको बोलेंगे पूरा रिकॉर्ड। तो इस तरीके से एक है, दो है, तीन है, रिकॉर्ड्स होंगे। तो ये रिकॉर्ड्स स्टोर करने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, जब भी आपके पास क्या हो, डिफरेंट डेटा टाइप्स के क्या हो आपके पास, वेरिएबल्स हो, उनको स्टोर करने के लिए हमेशा क्या रखते हैं, हम क्लास रखते हैं। क्लास किस लिए यूज करते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस भी है आपका। इसमें हम क्या कर सकते हैं, आपके वेरिएबल्स तो स्टोर कर ही सकते हैं, साथ में इसमें फंक्शन भी लिख सकते हैं। तो फंक्शन हमने क्या किया, इनको प्राइवेट बना दिया था, इनको हमने प्राइवेट वेरिएबल्स बना दिए थे। तो इनको कोई डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएगा, लेकिन थ्रू फंक्शन कर पाएगा। तो इसको, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे भी है, अगर मैं सबके लिए क्या करता रहूं, इसके लिए अलग से वेरिएबल बनाओ, इसके लिए अलग से वेरिएबल, इसके लिए अलग से वेरिएबल, सबको इनिशियलाइज भी करना पड़ रहा है पहले पहले, कि क्या पता यहाँ से डेटा ही ना आए, तब तब क्या होगा, तब आपको उसको नल करना पड़ेगा शुरुआत में। तो उसको मैनेज करना बड़ा वो होता है, कठिन काम होता है। इस तरीके से अगर यहाँ पे तो आपके पास कितने, एक दो तीन चार ही क्या है आपके पास, एट्रीब्यूट्स हैं। अगर यहाँ पे 10 या 25 एट्रीब्यूट्स हों, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, तो ऐसे अलग अलग करके आपके पास क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे अनऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे, सारे के सारे वेरिएबल्स। तो इनको आपको क्या करना पड़ेगा, एक के लिए एक को रखेंगे, फिर इसको भूल जाओगे ये कहाँ है, तो वेरिएबल क्या हो जाएंगे, फ्रीली मूव करने लगेंगे। जब फ्रीली मूव करने लगेंगे तो क्या होता है, फिर उनकी सिक्योरिटी के इश्यूज आ जाते हैं, और इनको आप दिक्कत भी होगी मैनेज करने में। तो इसीलिए हमने क्या किया, ये क्लास बना दी, क्लास में से स्टोर कर दिया डेटा। क्लास का कंसेप्ट ही पूरा वही है जो मैंने पहले बताया था। और क्लास को किस तरीके से किया, न्यू स्टूडेंट किया, आप इसे सेट मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन मैंने यहीं पे क्या किया, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर दिया। देखो इस ये तरीका मैं पहले कराता था कि नहीं कराता था, इस तरीके से मैं कहता था इनको आपको वैल्यू देनी है तो कैसे देंगे, तो मैं कई तरीके तुम्हें बताया मैंने उसके। तो उसमें मैंने जब कंस्ट्रक्टर था तब मैंने आपको ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोड करके भी दिखाया था, उसी में मैंने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बताए थे, उसी में मैंने सेट फंक्शन बताए थे किस तरीके से लिखते हैं, इनको वैल्यू किस तरीके से दी जाती है, ये मैं पूरा आपको कोर जावा के पोर्शन में करा चुका हूँ। कोर जावा पूरी कोर जावा लग रही है, कोई इसमें कोई कुछ एक्स्ट्रा कुछ है ही नहीं। किस तरीके से करेंगे, जगह स्टूडेंट एस इज इक्वल टू न्यू। अब वो बोल रहे भाई यहाँ वैल्यू कौन सी देंगे, तो वहां तो वैल्यू यूजर देता था, यहाँ यूजर तो देगा नहीं, ये वाली वैल्यू मुझे एक्सेस करनी है। अब आपके पास, आपको पता है कि ये वाली वैल्यू कैसे एक्सेस होती है, ये वाली वैल्यू आर एस डॉट किससे होती है, गेट। और ये अगर किस टाइप का है, अगर ये इंटीजर है तो गेट इंट हो जाता, अगर ये स्ट्रिंग है तो गेट स्ट्रिंग हो जाएगा, तो ये अगर लॉन्ग वेरिएबल है तो गेट लॉन्ग हो जाएगा। तो गेट लॉन्ग और वन, ये इसका क्या है, कॉलम नंबर है। 1 2 3 4 25 होंगे तो 1 2 3 4 5 6 25 तक जाएगा। जो जो वेरिएबल्स आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं इस तरीके से। ये बेसिक तरीका है। इसके बाद इसमें एक और नया तरीका आता है जिसमें ये भी लिखने की जरूरत नहीं होती, तो काफी चीजें हैं। ठीक। तो फिलहाल तो ये सिंपल तरीके से मैंने तुम्हें बताया बिल्कुल, कि 1 2 3 4 आ गया। ठीक, आपका कोई बड़ा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिसमें आपके पास 15 20 फील्ड्स हैं माना हुआ, कोई आपको बोला गया कि आप एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाएं जिसमें कि ये फील्ड्स हैं, इतना इतनी फील्ड्स हैं, ये होगा वो होगा, तो उसमें आप क्या करेंगे, अगर ज़्यादा है तो फिर आप ज़्यादा लेंगे तो आपकी टेबल भी उतनी बड़ी बनेगी, तो आप उसके लिए फिर उतना ही ज़्यादा क्या करेंगे, उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे फील्ड्स बनाने पड़ेंगे। तो ये मैपिंग बोलते हैं इसे, जो वेरिएबल्स यहाँ पे हैं वही आपके यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक। तो इस तरीके से जरा एक, तो कैसे क्या कर रहे थे, इनको मैप किया जाता है, जैसे यहाँ पे है वैसे ही आपने क्लास में बनाए वेरिएबल्स, और इनको वैल्यू देनी है आपने। ठीक। अब देखो एक ऑब्जेक्ट बनेगा तो एक की वैल्यू, ये पहला ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक। उसके लिए पहले के लिए पहली वैल्यू, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, दूसरे का बनाना है तो दूसरे का ऑब्जेक्ट। ठीक। फिर तीसरे का तो तीसरे का ऑब्जेक्ट। इस तरीके से बाई चांस इसमें अगर क्या है आपके,
इस तरीके से आपके पास क्या है, इसमें कई सारे डेटा है। तो एक डेटा एक रिकॉर्ड मान लें, या एक डेटा को आप अगर क्लास की भाषा में बताऊं तो एक डेटा को आप क्या मान लेंगे, एक ऑब्जेक्ट मान लेंगे। तो दिस इज ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 4, ऑब्जेक्ट 5, ऑब्जेक्ट 6, ऑब्जेक्ट 7। अगर मैं क्लास से इसे क्या कर रहा हूं, कौन सी क्लास है, स्टूडेंट क्लास से इसे क्या कर रहा हूं, स्टोर कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, S1 मान के चल रहा हूं, दूसरे को S2, तीसरे को S3, चौथे को S4, S5, है ना। इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, S6, तो S7, 7 है तो 7, 7 ऑब्जेक्ट लगेंगे भाई। 7 है तो 7 ऑब्जेक्ट लगेंगे, S1, S2, S3, S4 ऐसे लगेंगे ना। यहाँ पे एक था तो एक ही लगा ना। और 7 बार क्या होगा आपको, 7 आपको अलग अलग मेमोरी मिल जाएगी। तो सातों क्या होंगे, अलग अलग आपने स्टोर किए। मतलब आपके पास RS में आया ये डेटा, अब आपने RS से इसको क्या किया, अलग अलग क्लास में डेटा अरेंज कर लिया। ताकि क्या होगा, क्योंकि ये जो डेटा है, ये डेटा आप डायरेक्ट जो है एक्सेस नहीं करा पाएंगे ना यहाँ से। या तो मैं क्या करूं, डायरेक्ट इस कोड को, कहाँ है वो कोड, जो कोड था जो मैं सर्वलेट में लिखता हूँ वो JSP में लिख दूं। तब तो मैं वहीं पे जैसे PHP वगैरह में करते होंगे, तब तो क्या करूंगा मैं, गेट, यहाँ से ये वाला कोड लिखूंगा ना, गेट वाला, ये वाइल वाला जो कोड है मेरा, तो तब तो मैं वैसे ही लिख दूं। लेकिन अभी आप क्या करना चाह रहे हैं कि इससे क्लास में स्टोर कर रहे हैं। तो क्लास में स्टोर करने के लिए पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा, तीसरा, तो ये कितने हो जाएंगे ऑब्जेक्ट, 7 ऑब्जेक्ट इसको लगेंगे इन सातों को स्टोर करने के लिए। यानी इसको अलग मेमोरी मिलेगी, इसको अलग मिलेगी, इसको अलग, इसको अलग, तो ये सारी मेमोरीज यहाँ स्टोर हो जाएंगी। अब आपके पास नहीं तो आपको 7 क्या करने पड़ेंगे, ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे कंसेप्ट फिर एरे का आ जाता है कि भाई आप क्या करें, एरे बना लें, एरे ऑफ स्टूडेंट्स, या स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स का एक एरे बना लें। तो एरे जब हमने बनाए थे, तो मैंने जब एरे सिखाए थे, उसमें मैंने ऑब्जेक्ट का भी एरे बनाना सिखाया था। तो अब ये सारे क्या होंगे आपके इसमें एरे में स्टोर होंगे। अब आज का जो टॉपिक है उसमें थोड़ा सा एक चीज और अलग है। आज पढ़ाए जाएंगे एरे, साथ में ही एरे लिस्ट। अब थोड़ा एरे लिस्ट के बारे में जान लें क्या होती है एरे। एरे लिस्ट, अब हम जो करेंगे वो एरे लिस्ट से करेंगे। देखो एरे में क्या होता है, एरे जब हम बनाते हैं, ठीक, क्या लिखते हैं, इंट ए इज इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे आप साइज दे दिया 2। इस तरीके से आप जावा में एरे बनाते हैं। अब आपको इस एरे में अगर क्या करने हैं, एलिमेंट डालने हैं, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे भाई ए ऑफ 0 से इंडेक्सिंग शुरू होती है, तो आप बोलेंगे ए ऑफ 32 दे देता हूँ, ए ऑफ 1 को क्या दे देता हूँ, 21 दे देता हूँ। तो ये आपने इसके अंदर स्टोर कर लिया। और प्रिंट करना है तो फॉर लूप लगा के कर लेते हैं, है ना। इंट हाई इज इक्वल टू 0 से लेके कहाँ तक चलाएंगे, आई इज लेस देन ए डॉट लेंथ, इसकी प्रॉपर्टी है, वहां तक चलाते थे, आई प्लस प्लस कर देते थे। और यहाँ पे आप उसे प्रिंट कर देते थे जो भी है। तो यहाँ पे आप ए ऑफ आई को प्रिंट कर देते हैं, है ना, एक यही होता है। इस तरीके से आप एरे में लिखते थे। अब एरे की परेशानी ये थी कि एरे में
और इसे बोलते हैं एरे लिस्ट को आप बोलेंगे, ये कलेक्शन जो जावा कलेक्शंस होते हैं उसका पार्ट है। सुने होंगे ना सबने जावा कलेक्शंस, उसका एक पार्ट है। एरे एक डेटा टाइप है जो कि डिराइव्ड डेटा टाइप, और एरे लिस्ट क्या है, एक क्लास है। देखो इसकी क्या लिमिटेशन है। अगर आप एरे बनाना चाह रहे हैं तो आपको ये जो साइज है ये पहले देना पड़ता है। मतलब जैसे आप बनाएंगे एरे तो ये क्या कर देगा, दो का एक एरे आपको बना के देगा। आपको क्या बना के देगा, दो बना के देगा, जिसमें कि क्या होगा, पहले में आप 32 स्टोर कर लेंगे और दूसरे में 21, और ये होगा 0 पोजीशन पे और ये होगा 1 पोजीशन पे। तो इस तरीके से एरे आपका बनता है। कहीं पे अगर आपको लगे कि भाई ऐसा है मैं डेटा डालते जाऊं, मुझे डेटा का साइज नहीं पता है, ये साइज मुझे साइज ऑफ एरे नॉट नो, कि साइज एरे का साइज कितना होने वाला है रन टाइम पे पता चलेगा, या फिर हमें क्या पता चले, नॉट नोन, या फिर हमें रन टाइम पे पता चले कि एरे का साइज क्या है। जब हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो तब पता चल रहा है कि हाँ यार साइज कितना है, कितना है, कितना है। पहले से मुझे पता नहीं है, मैं भी मान के चल रहा हूँ यहाँ पे तुमने दो लिया है, क्या पता तीन की जरूरत पड़ जाए मुझे। तो जब मुझे साइज एरे का नहीं पता हो तब मैं क्या यूज करता हूँ, एरे लिस्ट। तब मैं क्या यूज करता हूँ, तब आप एरे लिस्ट यूज करते हैं। अब देखें आप एरे लिस्ट लिखने का क्या तरीका है। एरे लिस्ट, और किसकी एरे लिस्ट बनाना चाहते हैं आप, इंटीजर, इंटीजर का बनाना चाहते हैं। उसका वेरिएबल का नाम न्यू कीवर्ड, न्यू एरे लिस्ट, और किसका है, इंटीजर का, और यहाँ पे इस तरीके से आपका बन जाता है। तो ये आपकी एक एरे लिस्ट बन गई। अब देखना है एरे लिस्ट में और इसमें क्या डिफरेंस है। एरे लिस्ट किसका बनाना चाह रहे हैं, इंटीजर का। अब यहाँ पे इंटीजर, तुम बोले यार ये नहीं लिखा आपने, इंट नहीं लिखा, इंटीजर लिख दिया। तो इंटीजर जो है वो आपकी होती है, इसको इस तरीके से लिखें, थोड़े चीजें हैं जो खुद भी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएंगी। इसको बोलते हैं रैपर क्लास। जो इंटीजर होता है ये एक रैपर क्लास है। इंट इज अ, इंट जो है वो क्या है, डेटा टाइप है, प्रिमिटिव डेटा टाइप है ना इंट। इंटीजर जहां पे है वो क्या है, क्लास बना दी गई है। इसके सारे फीचर्स को इनहेंस करके उन्होंने क्लास बना दी। इंटीजर में आप कई सारे, इंट में आप डेटा स्टोर कर सकते हैं, यहाँ आप उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, क्लास के अंदर क्या हो सकता है, आप कुछ फंक्शन भी अगर आपको उस पर परफॉर्म करने हैं तो वो इसमें लिखे जाते हैं। तो इंटीजर की रैपर क्लास क्या है, इंट की इंटीजर। तो कभी रैपर क्लास देखें, यूट्यूब पे देख लें, या फिर किताब जो आपके पास है उस पर पढ़ें, तो रैपर क्लास सर्च करना अपनी किताब में, और तब उसको थोड़ा पढ़ना, तो थोड़ा सा डिटेल में आपको समझ में आएगा। तो ये रैपर क्लास है। तो ये हमने इंटीजर टाइप का क्या बना दिया एक, कि अब आप जो एरे लिस्ट है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर ही स्टोर होंगे। तो भाई वही काम तो एरे भी कर रहा था, उसके अंदर भी तो इंटीजर है, तो इंटीजर का बनाया मैंने एरे, तो इंटीजर ही स्टोर हो रहे थे। भाई यहाँ पे इसका क्या फायदा हुआ कि अगर आपको डेटा डालना है तो देखो, ए एल डॉट, इसमें क्या होता है, ए एल डॉट एड फंक्शन होता है। ए एल इसका क्या बन गया, एक ऑब्जेक्ट या रेफरेंस वेरिएबल बन गया। वो क्या कर रहा है, अब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, और ये क्या कर रहा है, आप इसके अंदर कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, 34। फिर आप इसी को क्या कर सकते हैं, दोबारा नीचे लिखा मैंने,
तो ये क्या हो गया, यहाँ पे आप कुछ भी लिख दें 21। अब देखो ये क्या बनाएगा, ये रन टाइम पे आपका क्या कर रहा है, इसको बढ़ाते जा रहा है। देखो यहाँ पे मैंने कहीं साइज नहीं दिया, लेकिन क्या कर रहा हूं मैं, जितना चाहे उतने क्या कर सकता हूं, इसमें डेटा एलिमेंट ऐड कर सकता हूं, जितने चाहे उतने एलिमेंट में इसमें ऐड कर सकता हूं। समझ में आई बात। और ये रन टाइम पे ऐड होते जा रहे हैं। इसमें क्या होता है, साइज की जरूरत नहीं होती है, पहली बात। इसमें क्या नहीं जरूरत होती है, आपको पहले साइज देने की कोई जरूरत ही नहीं है, कितनी साइज है आप इसमें ऐड करते जाएं, वो अपने आप साइज क्या बनाता जाएगा, क्रिएट करता जाएगा। तो है कि नहीं सही। अब इसमें आपने सीधा ऐड किया तो इस तरीके से हो गया, इतना ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सीधे आपने इसमें एल का एक फंक्शन कॉल किया ऐड, और उसके अंदर आपने वैल्यू दे दी, तो ये क्या हो गया, बन तो ये एरे ही बना होगा, बना तो एरे ही होगा इस तरीके से। इस तरीके से ही बना होगा 21, 445, 64, 76, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। इस तरीके से एरे बनाता गया। अभी आप फिर एक और ऐड करेंगे तो ऐड होता जाएगा। तो रन टाइम पे आपका क्या हो रहा है, ऐड होता जा रहा है। जब आपको साइज नहीं पता है, कभी कभी आप ऐसे, जैसे अभी मैं ये जो ये प्रोग्राम है, इसको जब आगे बढ़ाऊंगा तो इसमें मुझे साइज नहीं पता होगा, तो वहां पे मैं एरे लिस्ट का क्या करूंगा, इस्तेमाल करूंगा। तो इसीलिए एरे लिस्ट के बारे में कुछ मैं तुम्हें बेसिक जानकारी देना चाह रहा था। तो एरे लिस्ट का क्या है, जब आपको साइज नहीं पता हो तो आप क्या करते हैं, एरे लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। एरे लिस्ट क्या है, क्लास है। एरे एक डेटा टाइप है। एरे के अंदर, एरे लिस्ट के अंदर कई सारे फंक्शंस होते हैं, तो इसमें और भी फंक्शंस हैं। तो फिलहाल तुम्हारे मतलब का क्या है, वो पढ़ लो, अगर जिसको पढ़ना होगा तो वो पढ़ सकता है एरे लिस्ट। तो एल डॉट ऐड, ऐड क्या करता है, इसमें वैल्यू ऐड करने के लिए, यानी कि आपके एरे में वैल्यू इनपुट करने के लिए। अब आपको ये जरूरत नहीं है इंडेक्सिंग की, यहाँ पे ऐड करने के लिए ऐसे नहीं है ना कि 0 1 2 करूं, या एरे आउट ऑफ इंडेक्स जा रहा है, इसकी भी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो चुकी सब। अभी यहाँ पे क्या लिख दूं, ए ऑफ 2 लिख दूं, तो अब यहाँ पे मैं 32 लिख दूं या 38 लिख दूं, तो वो क्या बोलेगा, यहाँ पे एरर दे देगा, बोलेगा एरे आउट ऑफ इंडेक्स। क्या आपने दो का एरे बनाया और तीसरा डालने लगे, तो जगह ही नहीं है आपके पास। तो ये एक एरर आ जाती है हमारे पास एरे में। तो एरे को इनहांस करने के लिए उन्होंने एरे लिस्ट बना दी, क्लास बना दी। क्लास बनाने में उन्होंने क्या हुआ, अगर आप यही चीज यहाँ पे लिख दें, इस चीज को यहाँ पे कैसे लिखेंगे, एल डॉट एड 38 उसके अंदर पास करेंगे तो यहाँ पे बन जाए, तो वो एडअप होता जाएगा। ठीक। अब जब ये इस तरीके से हो रहा है, तो इसको निकालने का तरीका भी है, इसमें लगता है फॉर ईच लूप। अब फॉर ईच लूप ये किस तरीके का वेरिएबल है, इंट तरीका का, तो इंट आई। चलो फॉर ईच नहीं सिखाते हैं, फॉर ईच किसी और दिन सिखाएंगे, फॉर लूप से ही करते हैं। फॉर ईच लूप किसी को आता हो तो वो इस पे लगा सकते हैं, इंट आई इज इक्वल टू 0। इंडेक्सिंग इसमें भी होती है, बस उसके लिए आपको क्या करने की जरूरत नहीं है, लेस देन एल डॉट साइज, इसमें एक फंक्शन होता है। एल डॉट साइज मतलब ये जितना इसका साइज है वहां तक चलेगा। अब साइज कितना है, 1 2 3 4 5, 5 तक है, तो लेस देन किया मैंने, लेस देन मतलब 4 तक ही चलेगा। इंडेक्सिंग क्या होगी देखो, इंडेक्सिंग होगी ना 0 1 2 3 4। बस इसमें से जब एलिमेंट्स निकालने होते हैं तब आपको क्या करना पड़ता है, ये फंक्शन। अगर मैं फॉर से लिख रहा हूं तो इतना लंबा करना पड़ेगा, फॉर ईच से तो मुझे फिर ये रेंज की भी जरूरत नहीं पड़ती। फॉर ईच के लिए मुझे इस रेंज की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो फॉर ईच मैं भी करा नहीं रहा हूँ, किसी और दिन जो है मैं आराम से करा दूंगा फॉर ईच लूप भी। तो फिलहाल क्या करूँ, 0 से लेके लेस देन साइज, इसमें साइज फंक्शन होता है, यहाँ पे ये लेंथ प्रॉपर्टी है, ये ध्यान रखें। तो साइज इसका कितना है, 1 2 3 1 2 3 4 5 है, तो 5 तक चलेगा। और आई प्लस प्लस करेंगे आप, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस, और यहाँ पे आप क्या करेंगे,
अगर आपको प्रिंट करना है तो आप प्रिंट कैसे करेंगे या उसको एक्सेस कैसे करेंगे? देखो इसमें भी फंक्शन होता है एल डॉट गेट फंक्शन होता है, और गेट किसको? आई को करेंगे। गेट और उसके अंदर इंडेक्स पोजीशन दे देंगे आप। आई मतलब जीरो, गेट ऑफ जीरो की वैल्यू तो क्या देगा? 34 दे देगा। तो ये फंक्शन है, ये साइज का फंक्शन है, और ऐड 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 करने के लिए है, साइज इसका साइज निकालने के लिए है, और गेट है इसका वैल्यू रिट्रीव करने के लिए। तो सारे फंक्शन बन गए। यहाँ पे फंक्शन कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो हमें ये स्क्वायर ब्रैकेट से निकालने पड़ रहे थे। तो यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये जो है एरे लिस्ट का कंसेप्ट है, जो कि आपको क्या करना है, थोड़ा सा अभी यूज होने वाला है। कैसे लिखते हैं? इस तरीके से लिखते हैं। एक बार ढंग से पढ़ लेंगे इसे घर में जाके, इस तरीके से इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं। बना तो मैं यहाँ पे एरे भी बना सकता था, लेकिन मैं एरे लिस्ट क्यों बनाना चाह रहा हूं? देखो, अब आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया, ठीक। अब मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मेरा जो है, जो ये वाला रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, तो पहले मैं अपना जरा डेटा भी जैम्प भी ऑन कर लेता हूँ। यानी मैं देखो MySQL सर्वर चला रहा हूँ मैं, तो ये मैंने अपना सर्वर यहाँ से स्टार्ट कर दिया। तो ये मुझे सर्वर स्टार्ट कर दिया इसने मेरा, ठीक है। अपाचे क्यों कर रहा हूँ? ताकि ये जो MySQL सर्वर है इसकी विंडो मुझे कहाँ दिख पाए? यहाँ पे दिख पाए। इसीलिए सर्वर कौन सा, 3 सर्वर चला दिए इसमें मैंने, अपाचे भी चला दिया। 3 सर्वर मैंने एक ही सिस्टम पे चलाए हुए हैं इस समय। तो अब आप देखेंगे कि इसमें जो है रजिस्ट्रेशन टेबल के अंदर 10 रिकॉर्ड है। 10 रिकॉर्ड है तो 10 क्या चाहिए मुझे? ऑब्जेक्ट्स चाहिए। अब सपोज ये जो मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो मैं चला रहा हूँ, जिसके तहत यहाँ पे ये डेटा आ रहा है, ऐसा तो नहीं है ना कि ये 10 जैसी डेटा आए 10 मेरे पास, और 10 डेटा आने के बाद मैंने क्या किया, ये फॉर्म बंद कर दिया। ऐसा तो नहीं, फॉर्म तो हमेशा ओपन रहता है। अब आपने सपोज अभी मैंने क्या किया, ये फॉर्म देखा, या मैंने अपना जो है वेबसाइट खोली और वहां पे मैंने सर्च किया, तो मुझे 10 डेटा दिखा दिया उसने। लेकिन उसके ही अगले 5 मिनट में एक और रजिस्टर हो गया मेरे पास। तो क्या हो गया? 11वां एक बच्चा रजिस्टर हो गया। अब मैंने फिर क्या किया, फिर दिखाऊं तो क्या दिखाए मुझे? 11 के 11 दिखाए। अब आप एरे से करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, आपको सपोज पता है कि यार 10 है, तो आप इसमें क्या करेंगे, पहले ही एक क्या कर लेंगे कि हाँ यार इसमें 10 आपके पास, क्योंकि आपको अब क्या करना है, S1 S2 S3 S7 तक आपको स्टोर करना है। अभी सपोज 7 है, तो आपने कहा कि यार 7 लगेंगे, तो आप क्या करेंगे, अगर आप एरे से करना शुरू करेंगे तो एरे में आप क्या करेंगे, एरे से तो आप क्या करेंगे, इंट। अब आप क्या करेंगे, इंट नहीं, किस टाइप का है, स्टूडेंट टाइप का है ना, तो स्टूडेंट एस इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ये लिखते हैं। और यहाँ पे कितने हैं? 7 है, तो आप 7 लिखते हैं। चलो ये तो ठीक है, 7 का एरे बना दिया आपने। इन केस अभी 7 से क्या हुआ, आपका 8वां भी आ गया, रोल नंबर 80 भी आ गया। अब आपका क्या हुआ, S8। अब क्या करेंगे, तो प्रोग्राम का कोड तो मैं एक ही बार लिखूंगा, ऐसा थोड़ी ना कि एक बार फिर चेंज करता रहूंगा। मेरा काम यही है डेवलपर का, फिर बाद में जाऊं फिर ऐड कर दूं। अब देखूं, फिर मैं देखूं हाँ यार कोई नया तो नहीं आया, फिर देखा अबे एक और आ गया, फिर उसी समय मैं क्या करूं, कोड में जाऊं। तो ऐसा तो होता नहीं कि कोड डायरेक्ट चेंज होता है। कोड तो पहले एक बार लिखा जाता है, कंपाइल होता है, फिर क्या होता है आपका, सर्वर पे जाता है। तो इस तरीके से तो होगा नहीं, तो कि तुम सोचो कि मैं ऐसे चलाऊं यहाँ पे 8 कर दूं, और फिर मैं अपना क्या हुआ दोबारा से अपने इक्लिप्स में जाके और फिर उसको चला दूं। ऐसा कभी नहीं होता। एक बार अप हो गया डेटा मतलब आपका सर्वर पे, तो उसके बाद फिर से टॉमकैट पे चला गया, तो उसके बाद फिर वो चेंज नहीं होता कोड, ठीक। तो यहाँ पे मेरे पास ये प्रॉब्लम आ रही कि क्या किया जाए यार। अब ये मांग रहा है तो बोला यार इस बार 7 ही हो रहे हैं, हर बार 7 ही हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आता है कि मुझे एरे लिस्ट की जरूरत पड़ जाती है। एरे लिस्ट में क्या करूंगा, एरे लिस्ट में क्या है बताओ, एरे लिस्ट क्या है, साइज की कोई जरूरत ही नहीं है, जितना आप चाहें उसमें उतना डाल लें। वो एडिशनल क्या करता है, आपका स्टोर करता रहता है। तो आप इसकी जगह क्या बना लेंगे, एक एरे लिस्ट बना देंगे। एरे लिस्ट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एरे लिस्ट, और किसका बनाएंगे, स्टूडेंट का बनाएंगे।
वहां तो इंटीजर का बना रहा था, यहाँ स्टूडेंट का बनेगा। सपोज मैंने उसका वेरिएबल का नाम st लिख दिया, न्यू एरे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ पे आप करेंगे इसे बंद। अब आप क्या करें, एस टी डॉट एड। अब ऐड करा तो यानी कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट टाइप का है ना डेटा। ये क्या करेगा, ये S1। अब आपने यहाँ पे क्या कर दिया, S1 प्रिंट कर दिया, यहाँ पे S1 S1। ठीक, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, आप S2। तो इस तरीके से आप एस जितने भी चाहे वो ऐड कर सकते हैं, तो वो ऐड होता जाएगा। अब आप यहाँ पे से ये कर लें, देखो अभी ऐड हो जाएगा ना ऐसे। भाई इसको यहाँ पे अभी दिमाग में रखें, क्योंकि मैं क्या चलाता हूँ, वाइल लूप चलाता हूँ ना यहाँ से। जब तक कि क्या हो, आर एस नेक्स्ट होता जाए, तब तक क्या हो, ये ऐड होता जाए। जब तक उसमें वैल्यू है तब तक वो क्या करेगा, पहली वैल्यू आर एस कहाँ पॉइंट करेगा, पहले पे। पहले पे S1 आपने यहाँ पे ऐड कर दिया, फिर आपने क्या किया, आर एस जाएगा इस अगले पे तो आपने ये वाला ऐड कर दिया, फिर आर एस जाएगा इस तीसरे पे तो आपने ये वाला ऐड कर दिया। तो आपने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट किसके बना दिए। अब यहाँ पे सपोज पहले वाले का एड्रेस है जो भी 100 है, दूसरे वाले का जो भी है 150 है, तीसरे वाले का एड्रेस है आपका 200, इसका है 500, मान के चल रहा हूँ एड्रेस, इसका है 900, इसका है 550। इस तरीके से मैं अभी सिर्फ इतने ही ले रहा हूँ। तो ये जैसे ही आपने लिखे तो आपके क्या हो जाएंगे, आप इस तरीके से यहाँ पे बनाते जाएंगे। तो ये क्या होगा आपके पास, जो एरे एड्रेस जो आपको भेजना है, अब वहाँ क्या होगा, देखो इस तरीके से हो जाएगा, 100, 150, 200, 500, ये एड्रेस स्टोर हो रहे हैं उसके अंदर अब, और 550 ये सारे रेफरेंस वाले। और इसको पॉइंट कौन कर रहा है, एस टी। तो इसको पॉइंट कर रहा है एस टी, और एस टी जब पॉइंट करता है, ठीक है, अब इसका जो है पहले का एड्रेस ही स्टोर कर लेगा। तो इस तरीके से क्या करेगा आपका, इसके ये भी एक ब्लॉक होंगे, इसका एड्रेस है स्टोर, ये वाला एस टी हमें भेजना है। तो वही किस तरीके से होता है और डिटेल में जानना है तो ये देखो, इसका भी कुछ एड्रेस होगा। आप देखो इसका एड्रेस होगा सपोज कुछ भी मान के चलो, 111, ये होगा 222, 333, मैं कुछ भी मान के जाऊँ, 555, 888, 999। तो ये इसके एड्रेस है। पहली बात तो इसने एड्रेस स्टोर कर रखा है किसका, इसका। कितना लंबा काम होता है ये, देखते हैं। S1 ने जो है किसका डेटा, किसका एड्रेस स्टोर कर रखा है, इस वाले का, इस पहले ब्लॉक का। ये इसे जो ब्लॉक मिला, इसको इस तरीके से ब्लॉक मिलेगा, उसका एड्रेस इसने स्टोर कर रखा है, S1 ने, S2 ने। अब ये एड्रेसों को भी किसने, एरे लिस्ट ने यहाँ पे स्टोर कर रखा है, तो इसका खुद का एक एड्रेस होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको 111 इसके अंदर स्टोर होगा। अब ये 111 जो स्टार्टिंग एड्रेस है, ये मुझे कहाँ भेजना है, आपका जीएसपी में भेजना है। और जीएसपी क्या करेगा, फिर इनके थ्रू, इनकी मदद से ये वाला डेटा उठाएगा। इतना काम है।
तो इसको एक बार देख लेते हैं किस तरीके से होता है, अब कैसे करेंगे। तो देखो भाई, जेएसपी में तो अभी मैं कुछ नहीं छेड़खानी कर रहा हूँ, जेएसपी सेम है। अभी मैं सारा का सारा काम करूंगा इसमें। पहले यहाँ का काम कर लेते हैं। तो मैं पहले बता दूं कि करना क्या चाह रहे हैं। पहले अपना लोकल होस्ट, अपना जो है सर्वर चला लेते हैं। सर्वर चल गया। अब जब सर्वर चल गया तो अब आपको क्या करना है, इसको रन करना है, यानी कि सर्वर पे डिप्लॉय करनी है अपनी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन चल गई। मुझे क्या करना है, देखो ये मेरा पास आ गया फ्रंट एंड। फ्रंट एंड में दिखा रहा है सब कुछ। अगर मैं यहाँ पे, सुन लो, यहाँ पे 10 डालूं तो ये 10 का रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, एड्रेस ये दिखा रहा है। अगर मैंने 10 डाला, अगर मैंने कोई गलत डाला तो आपको इनवैलिड रोल नंबर दिखा दे। और अगर ये खाली है इस समय, और खाली पे ही मैंने सबमिट का बटन दबा दिया, तो इंटरनल एरर ना दे के जितने इसके अंदर रिकॉर्ड हैं, ये 10 के 10 रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे दिखा दे। समझ में आया? इन केस अगर मैं यहाँ पे 10 डालता हूँ तो 10 का रोल नंबर दिखा दे। मल्टीपल एक ही चीज से मैं सारे काम कर रहा हूँ। अगर मैं इसमें गलत रोल नंबर डाल रहा हूँ तो वो मुझे इनवैलिड रोल नंबर दिखा दे। और अगर ये खाली है, सिर्फ कोई इसके अंदर वैल्यू नहीं है इसमें, और सबमिट दबा दूं, तो इंटरनल एरर ना देते हुए मुझे यहाँ पे ये 10 लोगों के डिटेल्स यहाँ पे शो करा दे। तो ये मेरा इसका जो है अभी का गोल है कि ये अचीव करना है मुझे। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा, जब मैं जीएसपी पे आया तो यहां से जब ये वैल्यू सबमिट करूंगा तो यहां से वैल्यू क्या गई। अगर कोई लॉन्ग वैल्यू गई है तो वहां लॉन्ग वैल्यू स्टोर करूंगा। अगर ये खाली है तब अपना कौन सा कोड लिखूंगा, ये वाला कोड। देखो ये वाला कोड तो मेरे पास है ना, 10 वाला। 10 वाला कोड है कि जैसे ही मैं सबमिट कर रहा हूं तो ये डेटा आ रहा है, तो यानी ये कोड मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ से वैल्यू आई, 10 आई वैल्यू, और ये क्या हुआ, इसने इसको कन्वर्ट किया लॉन्ग में, और इसके बाद ये सारा काम मेरा हो गया, जितना मैंने ये कोड लिखा हुआ है इसके लिए। इसी में मेरे पास ये वाला कोड भी है कि अगर गलत है तो इनवैलिड रोल नंबर भी दिखा दे। इसका कोड भी यहीं पड़ा हुआ है। तो सिर्फ इसमें मुझे क्या ऐड करना है, एक ऐड करना है कि जब ये खाली रहे और तब मैं सबमिट करूं तो इंटरनल एरर ना आते हुए ये सारा डेटा यहाँ उठ के आ जाए। ये काम करना है। तो इसके लिए अब समझ में आया होगा कि मैं जब खाली खाली होगा, तो खाली होने का मतलब है कि यहां से जब आपका वैल्यू जा रही है, तो यहां से जब आप ये इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट भेज रहे हैं टू योर रोल नंबर, ये क्या आ जाए, खाली, मतलब कुछ नहीं गया। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, यहां पे ट्राई के अंदर देखो, सबसे पहला काम आप क्या करूंगा, वहां से रोल नंबर आ रहा है उसको स्ट्रिंग में कर दूंगा। स्ट्रिंग रोल इज इक्वल टू, रोल नंबर नहीं डाल रहा हूं, रोल डाल रहा हूं सीधे। रिक्वेस्ट वहां से उठाने के लिए क्या करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और उस पैरामीटर का नाम क्या है, एस टी यू रोल। ये है ना, वहां से जो वैल्यू आई। अब ये रोल के अंदर वो वैल्यू आ गई। अब अगर वहां से कुछ नहीं डाला, ये देखो ध्यान दें, अगर वहां से कुछ नहीं डाला मैंने, तो रोल के अंदर क्या आ जाएगा, सिर्फ ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अगर वहां से मैंने कुछ नहीं डाला, इस पेज से कुछ नहीं आया यहाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अगर 10 डाला तो फिर उसे मैं कन्वर्ट कर दूंगा, इस रूल को इस रोल नंबर में कन्वर्ट कर दूंगा। तो फिर मुझे यहाँ ये लिखने की जरूरत तो है नहीं। अब क्योंकि ये सारी चीज मैंने इसके अंदर रख दी, तो यहाँ पे रोल रख दूंगा। ठीक। अगर रोल नंबर मेरा ये आया, खाली आया, तब की कोडिंग मुझे लिखनी है। और ये कोडिंग किसकी है, जब खाली नहीं आया। ठीक। तो ये कोडिंग कब की है, जब मेरा क्या है, ये जो कोडिंग है ये कब की है, कि इफ अगर आपका जो रोल आया ऊपर से वो क्या नहीं है, ये नहीं है। समझ रही बात? तो ये क्या है आपका, ये सारी कोडिंग तब की है।
थोड़ा सा इसको ध्यान से देंगे तो सब समझ में आ जाएगा। ये कोडिंग कब की है? जब आपके पास रोल नंबर नल नहीं आया या खाली नहीं आया। तो कौन कौन सी कोडिंग यहाँ से ये पूरी कोडिंग तुम्हारी तब तक के लिए है ये। यहाँ तक की कोडिंग, कैच से पहले तक की कोडिंग है ना, यहाँ तक की। अब यहाँ पे हमें एल्स वाला पार्ट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोडिंग कौन सी आएगी? इसमें आएगा इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसकी कोडिंग आएगी। इफ वाले पोर्शन में कौन सी कोडिंग आएगी? इंफॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर रोल नंबर, जो रोल नंबर मेरे पास आएगा उसकी। अब देखते हैं मुझे क्या चाहिए। देखो ये जेडीबीसी का जो यहां तक का कोड होता है, कहां तक का? ये वाला कोड यहां तक का, ड्राइवर मैनेजर तक का, या पीएसटीएमटी वाला जो पोर्शन होता है, वो क्या होता है? सेम होता है सबके लिए ना भाई। कनेक्शन बनाने तक का तो सेम ही होता है सबके लिए। तो कनेक्शन बनाने वाला जो कोड है जेडीबीसी का, यहां से हटा दूंगा मैं और कहाँ रख दूंगा? टॉप में रख दूंगा, क्योंकि जेडीबीसी का कोड तो यहीं आएगा। क्योंकि ये तो ये भी यूज कर पाएगा ना, नहीं तो इफ वाला जो पोर्शन होगा इसके अंदर का जो कोड है वो एल्स में नहीं चलेगा, तो उसको ऊपर रखना पड़ेगा। ठीक। तो यहाँ पे इस तरीके से ये मुझे करना पड़ेगा। अब ये वाला मुझे पोर्शन लिखना है, ध्यान देंगे, ये वाला पोर्शन मुझे अब लिखना है। एक एरे लिस्ट बना देते हैं यहाँ पे। एरे लिस्ट किसका बनाते हैं? स्टूडेंट का बना देते हैं। उसका नाम एल रख देते हैं या एस टी लिख देते हैं, और उसको न्यू एरे लिस्ट है ना ऑफ स्टूडेंट, इस तरीके से बनता है एरे लिस्ट। अब एरे लिस्ट में वो क्या बता रहा है कि एरे लिस्ट क्या होता है आपका? यूटिल पैकेज के अंदर होता है हमेशा। एक यूटिल पैकेज होता है, और उस पैकेज के अंदर आपके पास ये यूटिल पैकेज कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, यूटिल पैकेज के अंदर होता है। जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर एरे लिस्ट होता है। एरे लिस्ट जो क्लास है वो वहाँ होती है। तो आपकी एरे लिस्ट बन गई। अब आप सबसे पहले तो इस वाले में करेक्शन कर ले, यहाँ पे इस पोर्शन की जगह क्या आएगा? इसको ऐड कर लेते हैं एरे लिस्ट में। अगर ये चलेगा तो आप क्या कर देंगे? एरे लिस्ट में इसे ऐड कर देंगे। एरे लिस्ट में ऐड करने के लिए आपके पास जो एस टी ऊपर लिया है मैंने, उसमें से ऐड का फंक्शन कहाँ है? एरे लिस्ट एस टी है ना। तो इसका जो है और ये वाला तो हमें चाहिए नहीं, एस टी भी चलेगा। चलो एस टी में डाल दो, और इस एस टी को कहाँ ऐड कर दो? एरे लिस्ट के अंदर। तो ये एस टी जो है उसको हम एस टी यू कर देते, दोनों एक जैसा हो रहा है ना, एस टी यू। एस टी यू में डॉट ऐड, और यहाँ पे आप एस टी को ऐड कर ले। स्टूडेंट का एड्रेस है ना। देखो इसके अंदर क्या ऐड हो रहा है? ऑब्जेक्ट।
तो ये एस टी स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है ना, मैंने ऐड कर दिया। देखो एक ही चीज से, एक ही एरे लिस्ट से मैं सब चीज करूंगा। तो उस एरे लिस्ट, अगर मेरे पास क्या है कि रोल नंबर आ गया, देखो अगर रोल नंबर मेरे पास क्या आ गया, 10 आ गया, इन केस यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूं कि मेरे पास रोल नंबर खाली ना आते हुए क्या आया, ध्यान से देखेंगे, रोल नंबर अगर मेरे पास वहां से यूजर ने 10 दे दिया, तो मैं क्या करूंगा, 10 का डेटा उठ के आएगा ना सर, वो 10 का डेटा कहाँ स्टोर होगा, इस ऑब्जेक्ट में। और ये इसको मैंने कहाँ ऐड कर दिया, अपने इसमें, अपने एरे लिस्ट में। कहाँ एरे लिस्ट, ये वाली में एरे लिस्ट में ऐड कर दिया ऑब्जेक्ट को, क्योंकि स्टूडेंट टाइप का डेटा वो स्टोर करेगा। अब यहाँ का तो हो गया, इस वाले का तो काम हो गया, इसमें तो मैंने सिर्फ क्या किया, उसको ऐड कर दिया, इसमें पहले बना रखा था उसमें ऐड कर दिया। अब मेरे पास जो एल्स वाला है वहां पे करना है काम मुझे। अब उसके लिए मुझे पहले बात तो क्वेरी क्या लगेगी, देखो सारा डेटा चाहिए मुझे, स्टूडेंट, रोल नंबर, नेम, ब्रांच, एड्रेस। तो यहाँ पे क्वेरी क्या लगेगी, जब ये सारा डेटा आ जाए, इसके लिए जो क्वेरी बनेगी एसक्यूएल की क्वेरी, वो बनेगी सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, यही तो बनेगी। और इसको मैं जैसे ही ये करूंगा तो सारा का सारा डिटेल आ जाता है मेरे पास। तो जो क्वेरी होगी वो क्वेरी होगी सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। तो इसके लिए दूसरी क्वेरी, इसके लिए कौन सी क्वेरी थी, अगर रोल नंबर आ रहा है तो उसके लिए पहले जो कल कराया था उसके लिए कौन सी क्वेरी थी, ये वाली। अब मैं एक और क्वेरी लिख दूंगा जो उसके लिए होगी, जब मुझे सारा डेटा दिखाना होगा उसके लिए होगी सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। बस इतना, दोनों क्वेरी में क्या डिफरेंस है ये तुम्हें अब पता हो जाना चाहिए, ठीक। और इसे आप लिख दें क्वेरी 1, या क्वेरी वाला कौन सा क्वेरी, ऑल वाली क्वेरी है ना, सबके लिए जो डेटा उठ के आएगा वाली क्वेरी ये होगी। अब आपने यहाँ पे क्या क्या काम किया है, ये किया है, ड्राइवर बना लिया है, ये कर लिया है, और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट भी ऊपर ही लिख दो क्योंकि वहां भी मुझे जरूरत पड़ेगी इसकी। तो प्रिपेयर स्टेटमेंट, जो जो कॉमन कोड है वो सारा यहाँ लिख दिया, क्योंकि कॉमन कोड यहाँ लिखने की जरूरत क्या है कि नहीं तो मुझे ये सारा फिर कॉपी करके कहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये करना है हमें, एरे लिस्ट का कंसेप्ट है इसमें नया बस। देखो जो कॉमन कोड है वो मैंने इसीलिए लिखा, नहीं तो ये कोड भी मुझे यहाँ उतारना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि ये क्या होता है, स्कोप है ना, मैं बताया ना स्कोप, इफ का स्कोप है तो इसके स्कोप के बाहर में इसको यूज नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैंने ये सब कॉमन कोड को यहाँ लिख दिया। इस कॉमन कोड को भी मैं क्या कर सकता हूँ, अलग क्लास में लिख सकता हूँ, तो वो थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये जो जितना कॉमन कोड है इसको एक अलग क्लास में लिख दूं, ये सारे कनेक्शन वनेक्शन जो बनाने वाले सारे क्लास में लिख सकता हूँ, तो ये मेरा और क्लीन हो जाएगा यहाँ पे कोड। लेकिन अभी क्या कर रहा हूँ मैं, फिलहाल क्या कर रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ कि मैं इसे यहाँ भी यूज करूँ। अब यहाँ पे एल्स वाले पोर्शन पे देखते हैं क्या क्या होता है। क्या करेंगे, पी एस टी एम टी डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, पी एस टी एम टी है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट कहाँ है, पी एस टी एम टी, और कहीं ये इसमें तो नहीं जा रहा है, कौन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, ये करते हैं। यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, क्वेरी ऑल पास कर देंगे कि यार ये वाली क्वेरी वहां लिख दो। जैसे यहाँ पे था, यहाँ रोल नंबर आ गया मेरे पास, यहाँ क्या हुआ, देखो सेम ही तो है, ऐसे ही करना है, वहां पे भी नॉट नल है तो ये ऐसे ही करना है। भाई यहाँ पे आपको रोल नंबर भरना है या रोल नंबर भी नहीं भरना है, यहाँ तो सीधे यही वाला लिखना है, सीधे सेम कॉपी करना है, कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं। और रिजल्ट सेट को भी ऊपर डिफाइन कर दे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, नहीं। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट क्वेरी हो गई, जैसी क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई तो आर एस उठा के ले आता है डेटा, तब आपको वायर लिखना है आर एस डॉट नेक्स्ट, सेम है, कोई ज्यादा कठिन कार्य नहीं। अब यहाँ पे मेन है बस, अब यहाँ पे क्या करूँ, तो पहले क्या कर देता हूँ, सेम ऐसे ही कर देता हूँ, स्टूडेंट
एस टी नल कर देता हूँ, या इसको यहाँ से उठा के, ये भी कॉमन कोड हो रहा है तो यहाँ भी लिख देता हूँ इसे। जितने कॉमन कोड हो रहे हैं बेटा यहाँ पे लिख दो, ये वाला एस टी नल। अब इस एस टी को मैं यहाँ पे भी यूज कर सकता हूँ, वहां नहीं हो रहा तो यहाँ यूज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करूंगा कि एस टी के अंदर इज इक्वल टू सेम वही है, न्यू, और यहाँ पे क्या आएगा, पूरा का पूरा कोड यही उठ के आ जाएगा, न्यू स्टूडेंट, और ये वाला कोड आ जाएगा, क्योंकि वो एक एक करके डेटा उठा रहे हैं ना। ये वाला डेटा, और यहाँ पे क्या करेंगे, सेम आपका इसको ऐड कर देंगे। ये देखो ऐड यहाँ हो ही रखा है, ये जो ऐड है यहाँ पे एस टी यू डॉट ऐड कर देंगे। अब देखो इससे हुआ क्या, इतना लिखने से क्या हुआ, अभी मैंने यहां तक लिखा। यहां पे तो देखो इस वाले पोर्शन में तो हमेशा क्या होगा, ओनली वन रिकॉर्ड विल बी फेच्ड फ्रॉम डेटाबेस। इसमें हमेशा एक ही डेटा आएगा ना, अगर रोल नंबर 10 है, 10 हो, आपका 20 हो, आपका 30 हो, कुछ भी हो, तो डेटा आप रोल नंबर जो यूजर देगा या तो 10 देगा या 20 या 30, तो यहाँ पे एक ही रिकॉर्ड हमेशा फैच होगा। अब वो एक रिकॉर्ड फैच होगा तो वो एक ही रिकॉर्ड इसके अंदर ऐड होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका मल्टीपल रिकॉर्ड्स विल बी फेच्ड फ्रॉम डेटाबेस। यहां पे क्या होगा, आपका मल्टीपल रिकॉर्ड्स आएंगे। मल्टीपल रिकॉर्ड्स मतलब इतने सारे रिकॉर्ड, ये वाले रिकॉर्ड, ये सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे। वहां पे तो एक ही रिकॉर्ड था, इस रिकॉर्ड को मैंने क्या कर दिया, ये पास कर दिया, तो अभी क्या होगा, पहले वाले में सिर्फ ये एक एड्रेस जाएगा, ये वाला सपोज एक ही है, ये 10 वाला है, इसका एड्रेस 100 है, तो ये एरे लिस्ट यही लेके जाएगी, बस इतना इतना पोर्शन जितना ये ग्रे हो रखा है। अब अगर उसके अंदर कई सारे क्या हैं, आपके पास डेटा है, कई सारे रिकॉर्ड्स हैं, तो वो क्या करेगा, आर एस क्या जाता रहेगा, नेक्स्ट जाता रहेगा। नेक्स्ट मतलब आर एस पहले इसे पॉइंट कर रहा था, फिर अब इसे पॉइंट करेगा, फिर इसको करेगा पॉइंट, फिर उसके बाद वो इसको करेगा, फिर उसके बाद नीचे करता रहेगा। इस तरीके से आपका करता रहेगा वो पॉइंट इधर उधर नीचे। तो आर एस नीचे पॉइंट करता रहेगा और ये क्या होते रहेंगे, ऐड होते जाएंगे। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे पता नहीं है कि कितने डिटेल्स हैं, अगर पता होता तो मैं एरे भी यूज कर सकता था, लेकिन मे भी क्या हो, जब तक मैं इसे रन कर रहा हूँ, अगली बार रन करूँ तो एक और ऐड हो जाए। तो जहाँ पे अनसर्टेनिटी है, मुझे पता ही नहीं कि साइज कितना है, तो वहां मैं एरे लिस्ट ले रहा हूँ। तो मैं इसको एक ऑब्जेक्ट बना, अभी ये क्या हुआ, अभी इसके अंदर जब आर एस डॉट नेक्स्ट किया तो क्या हुआ, आर एस डॉट नेक्स्ट में क्या हुआ, ये पहले वाले पोर्शन पे आया, इसका डेटा इसने उठाया, इसका क्या किया इसने, उसको डेटा दिया, और उसका एड्रेस कहाँ दे दिया, यहाँ दे दिया। देखो आर एस डॉट एस टी यू डॉट एड में, तो ये एस टी यू हो गया, एस टी यू। तो इसको उसने क्या कर दिया, एड्रेस दे दिया। फिर क्या हुआ कि वो उसने आर एस, फिर आर एस क्या हुआ, नेक्स्ट हुआ, उसने कहा है कोई वैल्यू, उसने कहा हाँ जी बिल्कुल है, अभी तो 20 भी है, क्योंकि यहाँ पे क्या उठ के आया, पूरा ये डेटा उठ के आ गया, सेलेक्ट एस्ट्रिक। इसका इससे क्या होगा, मैंने अभी बताया था, इस क्वेरी से सारा का सारा डेटा आ जाएगा, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन बॉक्स आ जाएगा। फिर क्या हुआ, सेकंड वाले पे आया, उसका एड्रेस, उसमें फिर क्या किया, एस टी ने क्या कर दिया, उसके अंदर वैल्यू प्लेस की, और उसका जो क्या था एड्रेस था, सपोज उसका एड्रेस कितना 150, उसने 150 स्टोर कर लिया। इस तरीके से जितने इसके अंदर वेरिएबल हैं उन सबका उसने एड्रेस स्टोर करके, तो ये सारा का सारा क्या कर दिया, ये अभी एरे लिस्ट के अंदर है। अब मुझे ये एस टी यू यहां से क्या करना है, सेट एट्रीब्यूट करना है। अब मेरा पास काम क्या है, जो ये सेट एट्रीब्यूट है, अभी तक मैं क्या भेज रहा था, देखो अभी तक क्या भेज रहा था, स्टूडेंट भेज रहा था, तो स्टूडेंट तो इज अ की, और इसकी वैल्यू क्या थी, एस टी था। अब एस टी की जगह क्या भेजना है, एस टी, सपोज स्टूडेंट ही रख लो, लेकिन आप भेजेंगे क्या, पहले आप ऑब्जेक्ट भेज रहे थे, पहले आप क्या भेज रहे थे,
ये एक एड्रेस, सिंपल एक एड्रेस भेज रहे थे, अब आप ये वाला एड्रेस भेजेंगे। समझ में आई बात? और इससे फिर सारे के सारे डेटा को कैसे रिकवर करते हैं वो देखें। अभी तक मैं क्या भेज रहा था, एस टी भेजा था, अब मैं एस टी यू भेज रहा हूँ। ऐसे ही यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी क्या करूंगा मैं, अब सेम ये वाली लाइन लिख दूंगा। यहाँ पे भी बल्कि स्टेटस वाला भी पोर्शन डाल देते तो बढ़िया ही रहता। तो ये देखो कॉमन कोड आ रहे हैं, उनको ऊपर लिखते जाएं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा आप भी चेंज करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा मुझे कि भाई कुछ इसमें आप, तुमने भी कुछ अगर इसमें कुछ अपना योगदान दिया तो। ठीक, अब आपका यही पोर्शन आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाएगा मामला। स्टेटस हो गया, तो आप रिक्वेस्ट डिस्पैचर इज इक्वल टू सर्च डॉट एएसपी में एस टी यू डाल दें, रिक्वेस्ट कर दें फॉरवर्ड एल्स। अब यहाँ इनवैलिड रोल नंबर नहीं होगा, यहाँ पे क्या बोलेगा, जैसे अगर कुछ आया ही नहीं डेटा तो आप बोलेंगे, यहाँ पे क्या होगा, नो डेटा फाउंड। ये कर दें, कोई डेटा ही नहीं मिला उसे। अब जब कोई डेटा मिलेगा ही नहीं तभी यहाँ पे जाएगा, तो नो डेटा फाउंड बता देगा। अगर आपके पास टेबल के अंदर कोई डेटा ही नहीं है तो वो क्या बोलेगा, नो डेटा फाउंड। तो तुम क्या करोगे, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से सारे वैल्यूज डिलीट कर देना और तब देखना क्या देता है, तब क्योंकि तब कोई डेटा ही नहीं रहेगा, तब बोलेगा नो डेटा फाउंड। अब देखो यहां से बहुत सारी चीजें हो गई हैं। अब आपने यहां से एस टी यू को एट्रीब्यूट को भेज दिया है। अब आपका यहां का काम खत्म हो चुका है। एक बार मैं और बता देता हूँ यहाँ पे क्या काम किया गया। जो वहां से रोल नंबर आया उसको स्ट्रिंग फॉर्म में लिखा, अगर वो वैल्यू खाली है, क्योंकि जो मैंने बताया उसमें मैंने ये बताया आपको कि यहाँ पे अगर मैं ऐसे ही सबमिट कर दूं, ऐसे ही सबमिट, तो वो क्या आना चाहिए, सारा डेटा आ जाना चाहिए। तो सबमिट ऐसे करूं तो मतलब ये रोल नंबर की जो वैल्यू है ये आपकी क्या है, खाली है। तो ये आपकी खाली है। तब कौन सा डेटा, तब तो आपको सारा डेटा चाहिए। और अगर ये खाली नहीं है तो आपको पर्टिकुलर जो रोल नंबर दिया जाएगा उसकी वैल्यू आपको देनी है। तो मैंने क्या किया, ये कॉमन कोड है सारे, एरे लिस्ट ले लिया। एरे लिस्ट क्यों लिया मैंने, स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए। एक ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया जो इसके अंदर स्टोर होगा। तो ये अभी क्या करेगा, क्लास में वैल्यू डालने के लिए हो गया ये वाला वैल्यू वेरिएबल जो कल हम यूज कर रहे थे। ये कॉमन कोड हो गए सारे, क्योंकि कनेक्शन बनाने के लिए। और ये मेरी क्वेरीज हो गई, ये क्वेरी उसके लिए हो गई जब रोल नंबर आपका नल नहीं है या खाली नहीं है तब की, और जब खाली है तब आपको ये वाली क्वेरी होगी तब के लिए। डेटा लोड किया, ड्राइवर लोड किया, कनेक्शन बनाया, स्टेटमेंट बना दिया। अब आपके पास मेन कोड यहाँ से आता है। अगर रोल नंबर आपका ये नहीं है, तो ये नहीं है तो मतलब कुछ होगा 10 20 30, उसके लिए जो कल आपने कोड लिखा था वही चलेगा। उसमें आप रोल नंबर को क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे लॉन्ग में। ठीक, और कन्वर्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, उसको स्टोर कर देंगे इसमें। ठीक, उसको आप क्या करेंगे, एस टी किसका वेरिएबल है, स्टूडेंट क्लास का, उसके अंदर स्टोर करेंगे। अब ये वाला जो पोर्शन है एस टी के अंदर क्या स्टोर है, उस पोर्शन का, उस मेमोरी एस टी के अंदर क्या स्टोर है, यहाँ देखें एस टी के अंदर क्या स्टोर है, ये वाला एड्रेस स्टोर है। तो ये एड्रेस आपका यहाँ पे आ गया। अब ये एड्रेस कौन सा एड्रेस है, ये वाला एड्रेस है, ये वाला। अब इस एड्रेस को भी एक और कहाँ भेजना है, एरे लिस्ट के अंदर भेजना है। तो मैंने एस टी यू के अंदर क्या कर दिया, इसको ऐड कर लिया। तो ये ऐड हो गया। तो ये अब आपका एरे लिस्ट, अब इसको भेजना है, एस टी यू को यहाँ से भेजना है। तो अगर स्टेटस मतलब वही स्टेटस की वैल्यू मैंने कल बताया था, तो यहाँ पे स्टूडेंट मेरी की हो गई, उसकी वैल्यू क्या हो गई, एस टी यू, यानी कि एक एरे लिस्ट हो गई। तो यहाँ से एरे लिस्ट जाएगी। अब ये जाएगा यहाँ से एस टी यू ए वन 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 जाएगा यहाँ से। अब उसको स्टोर कहाँ, अगर यहाँ से मैंने भेजा है सर्वलेट से, तो जब मैं उसे कैच करूंगा, जब मैं उसे यहाँ कैच करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे स्टूडेंट का वेरिएबल था तो स्टूडेंट का ही लिया था, यानी कि क्लास का वेरिएबल था, क्लास का ऑब्जेक्ट था तो क्लास का ही ऑब्जेक्ट लिया था। अभी मेरे पास अगर ये क्या है, जेएसपी में
अगर ये जेएसपी में क्या है आपके पास एरे लिस्ट है, तो वहां भी मुझे एक एरे लिस्ट ही यूज करनी पड़ेगी जेएसपी के अंदर। तो अब देखते हैं कि जेएसपी में क्या करता है। तो ये भेजा। अब जेएसपी के लिए क्या चेंजेस होंगे, कहीं पे एरर दिखा रहा है, तो क्यों दिखा रहा है। और दिखाई इसी ले रहा होगा कि कोई आपके पास क्या हो गया होगा, ये ट्राई का हो गया, ठीक। ये इफ वाला फंक्शन ये वाला हो गया, तो इफ वाला खत्म यहाँ होता है, ठीक। एल्स वाला यहाँ से, इफ वाला पूरा कंडीशन यहाँ एल्स खत्म होता है। एल्स वाले के लिए मैंने क्या नहीं लिखा, ये नहीं बनाया। तो इस तरीके से थोड़ा सा देखो, अभी एरर आ जाती ना। तो इसके लिए क्या हुआ, एल्स वाले के लिए क्या हुआ, ये यहाँ तो खुल गया, लेकिन वो पता नहीं चला कि कहाँ पे बंद हुआ, बंद ही नहीं हुआ था। तो अभी देखो, अभी पता चल गया नहीं बंद हुआ। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो बता देगा आपका पोर्शन कहाँ से कहाँ तक है। तो अब एरर हट जाएगी। तो इस तरीके से, इसीलिए थोड़ा सा सिमेट्री में लिखेंगे अगर इसको कोड को अपने, तो आपके लिए क्या होगा, एरर फाइंड करने में आसानी होती है। अब आप आएंगे किस पे, जेएसपी पे। अब देखो, मेन तो आता है जेएसपी में, परेशानी तो आएगी जेएसपी में। अब यहाँ पे आप ये काम अभी पहले नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या, आप एरे लिस्ट बनाएंगे, एरे लिस्ट, क्योंकि वहां से एरे लिस्ट आ रही है मेरे पास, और किसकी आ रही है, स्टूडेंट की। और यहाँ पे भी मैं उसे एस टी यू से ही डिनोट कर रहा हूँ, न्यू एरे लिस्ट आ रही है। तो एरे लिस्ट को मैं क्या करूँगा, स्टोर करूँगा यहाँ पे एरे लिस्ट में, है ना। तो एरे लिस्ट बना दूंगा। अब वो बोलेगा यार एरे लिस्ट तो तुम्हारी क्या है, इसको इंपोर्ट तो करो भाई, बिना इंपोर्ट किए तो होगा नहीं। तो आप यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, तो इंपोर्ट का टैग लगाएंगे, ठीक है। जेएसपी ऑन ऑफ किया, एट द रेट, इंपोर्ट करने के लिए क्या लिखा था, पेज इंपोर्ट इज इक्वल टू कॉम डॉट आई टी एन एन जी आर, नहीं कॉम डॉट क्या लिखा था, किसके अंदर है, जावा डॉट यूटिल के अंदर है ना, जावा डॉट यूटिल, तो कॉम तो हमारा वाला बनाया हुआ है। तो आप क्या लिखेंगे, किसके अंदर है, जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक कर दो, यानी सारे आ जाएंगे इसके अंदर। तो ये एरर भी हट जाएगी, क्योंकि उसके अंदर अब आपको वो मिल गया। अब अब क्या किया जाए, अब आप क्या करेंगे, एस टी यू। अब वहां से जो वैल्यू आ रही है वो किससे आती है, रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट से आती है, और एट्रीब्यूट का नाम है स्टूडेंट, यही है। अब ये जो वैल्यू आएगी, ये आप लेके आती है अपने साथ एरे लिस्ट, लेकिन किस फॉर्म में लेके आती है, ऑब्जेक्ट फॉर्म। देखो यहाँ पे मैंने क्या दिया था, यहाँ पे की क्या थी, स्टूडेंट। स्टूडेंट से हम उसे सर्च करेंगे, और क्या है उसके अंदर, एरे लिस्ट का यानी पहला एड्रेस। तो अब आप इसे क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, एरे लिस्ट में, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आता है। एरे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट में आप इसे क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो अब ये जो यहाँ से आया, ये टाइप कास्ट हो गया किसमें, एरे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। अब ये एरे लिस्ट में आ गया। अब आपने जैसी एस टी यू, तो ये यहाँ का एस टी यू ये भी क्या करने लग गया, इसे पॉइंट करने लग गया। आप एस टी यू डी लिख दो, चलो एस टी यू डी। तो जब आपने एस टी यू डी लिखा, तो अब क्या हो गया, ये एस टी यू डी का है, जेएसपी के पास है इधर। अब आपके पास जेएसपी के पास क्या है, एक वेरिएबल है, एरे लिस्ट का ही वेरिएबल है, क्या नाम है उसका, एस टी यू डी। इसके पास भी क्या आ गई वैल्यू, 111। क्यों आई, क्योंकि ये भी अब उसी को पॉइंट करने लग गया। और ये किसका था, ये था आपका
ये था आपका सर्वलेट का एसटी, जिसके पास वैल्यू थी ठीक। ये सर्वलेट का था, और ये किसका था, जेएसपी वाला। तो देखो ये मेमोरी तो सेम है ना, मेमोरी तो इसी कंप्यूटर की यूज करेगा ये जो मेमोरी होगी, ये आपकी जो मेमोरी है, ये आपकी किसकी है, लोकल मशीन की। तो मशीन की यूज हो रही है, बस आपका क्या कर रहा है, देखो ये अब इसे पॉइंट करने लग रहा है, ये इसे पॉइंट करने लग रहा है, ये भी यहाँ से जेएसपी के पेज से इसे पॉइंट कर रहा है। तो जेएसपी के पेज से जब इसे पॉइंट करेगा, तो अभी इसे पॉइंट कर रहा है, अब इससे वैल्यूज निकालनी है मुझे। तो पहली वैल्यूज क्या निकलेंगी, ये वाली निकलेंगी, S1 S2 S3 S4 S5 S6 है ना, इसके अंदर रखी हुई है सारी, उसके मेमोरी एड्रेस है। तो ये क्या करेगा, अब सबसे पहले क्या करेगा, ये किसके अंदर, अब ये सारे क्या है, स्टूडेंट टाइप के वेरिएबल्स हैं। तो आप क्या करेंगे, स्टूडेंट, आप एस टी लिखेंगे, और एस टी इज इक्वल टू क्या करेंगे, अब एस टी आप क्या करेंगे, अब हर एक की वैल्यू निकाल के उसके सारे के सारे, जैसे अब पहला निकाला, सपोज एस टी में से पहले पहला वैल्यू निकाला 100, अगर 100 वैल्यू निकली, तो ये जो 100 वैल्यू निकलेगी, वो किसके अंदर स्टोर करूंगा, ये स्टूडेंट टाइप के रेफरेंस के अंदर रखूंगा, स्टूडेंट का एक एसटी बनाऊंगा उसके अंदर, और एसटी से क्या करूंगा, पहला डेटा प्रिंट करता रहूंगा। अब चूंकि मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये एक बार प्रिंट होगा फिर दूसरी बार, तो इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, फॉर लूप लगाना पड़ेगा। देखो अब फॉर लूप कैसे लगेगा जेएसपी में, अगर मैं जब एक रोल नंबर होता है तो एक बार प्रिंट होता है ना, ये सारा का सारा, तो फॉर लूप में ये सारे के सारे फॉर लूप के अंदर आने चाहिए, और फॉर लूप में सारी की सारी टेबल्स भी क्या होनी चाहिए, अपेंड होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे फॉर लूप लगाऊंगा। अब ध्यान दे कहाँ से कहाँ लगा रहा हूँ, ये देख ले, फॉर लूप ये लगा, इंटीजर आई इज इक्वल टू 0 से लेके आई कहाँ तक चलेगा, ध्यान देंगे, एस टी यू डी डॉट साइज तक चलेगा, और साइज के बाद आई आप प्लस प्लस कर दें। अब ये यहां शुरू हो गया, ये यहाँ पे शुरू हो गया लूप, यहाँ पे भी बंद नहीं होगा, यहाँ पे भी बंद नहीं होगा, यहाँ पे भी बंद नहीं होगा, यहाँ पे जाके ये बंद होगा। जबकि यहाँ पे भी नहीं होगा ये। पूरी टेबल हमें बनानी है ना, तो ये टी आर जो है यहाँ से जाएगा, ये शुरू कहाँ से होगा, पूरी मुझे रो प्रिंट करानी है यहाँ से टी आर से। तो ये सब पोर्शन मैं लिखूंगा, ये वाला पोर्शन यहाँ पे, देखो कहाँ से मुझे चेंज करना है, यहाँ से मुझे पूरी रो बार बार क्या करनी है, प्रिंट करानी है। इसको मैं पहले लिख देता हूँ, फिर मैं आराम से समझाऊंगा, है ना, क्यों यहाँ से लिया मैंने। थोड़ा जेएसपी में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है ना मामला। अब यहाँ टी आर पे ये जब शुरू हुआ है, ये वाला पोर्शन यहाँ पे, तो खत्म भी कहाँ होगा, लास्ट के टी आर पे। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, अब यहाँ पे ऐसे लिख दो तो ऐसे नहीं चलेगा, यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, पहले जेएसपी का टैग खोलना पड़ेगा, ठीक, और बंद करना पड़ेगा, और इसके अंदर जो आप लिखेंगे वो कोड किसका होगा, वो कोड होगा आपका जेएसपी का। तो ये जेएसपी का बंद हो गया, खोला बंद हुआ, इसका एक कोड बन जाता है। अब मैं बताता हूं कि ये मैंने कहां से शुरू किया था, इस टी आर से क्यों शुरू किया, इस वाले, देखो एक टी आर तो यहां से यहां बंद हुआ, है ना। तो इसमें पहले देखो ये वाला पोर्शन सबके लिए कॉमन है, यहाँ पे
यहां से मुझे ये रो पूरी चाहिए। पहली वैल्यू जब मैं प्रिंट कराऊंगा तो ये वैल्यू वैल्यू आएगी फॉर लूप में। जब दूसरी वैल्यू करूंगा तो फिर पूरी क्या होनी चाहिए, एक टेबल बननी चाहिए, पूरी एक रो बननी चाहिए। फिर जब मैं तीसरा करूंगा फिर तीसरी रो बननी चाहिए, फिर चौथी तो चौथी रो। तो मैंने क्या किया, सीधे इस वाली रो से चेंज कर दिया। इस रो के अंदर पहला रोल नंबर आएगा, फिर आपका आएगा नेम, फिर ब्रांच, फिर आपके पास आएगा एड्रेस। और ये जैसे ही एड्रेस खत्म होगा तो आपकी रो क्या हो जाएगी, यहाँ पे खत्म हो जाएगी। फिर आपके पास ये देखेगा कि हाँ यार अभी डेटा है कि नहीं है उसके अंदर, एरे लिस्ट के अंदर अगर है तो फिर क्या करेगा, दूसरी रो शुरू कर देगा। तब यहाँ पे आपको दूसरी रो भी दिखनी शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए रोल नंबर वाली रो के बाद वाले रो में मैंने क्या किया, अपना जेएसपी का कोड या फॉर लूप वहां पे लगाया। तो आप फॉर लूप भी लगा सकते हैं जेएसपी में, लेकिन लगाना कहाँ पे ये पता होना चाहिए। ये अब लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि अगर यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है, अगर आपका जो एस टी यू है वो नल ना हो तो, इफ एस टी यू इज नॉट इक्वल टू नल, तब आप क्या करें, ये सारा का सारा कोड चला दें फॉर लूप वाला। और यहाँ खोला इसे तो यहाँ पे बंद भी करना पड़ेगा। इसके बाद, इसी के बाद होगा ना, यहाँ बंद हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले एस टी है। अब आप क्या करेंगे, जो ये वैल्यू है एस टी यू निकालने के लिए क्या बोला था मैंने, एस टी यू डॉट गेट ऑफ आई। तो इससे क्या निकलेगा, पहला वैल्यू निकल जाएगी। इससे निकलेगी कौन सी वैल्यू, इस वाले एड्रेस पे जो वैल्यू है 100, यानी कि S1 निकलेगा। S1 जब निकलेगा तो S1 किस में स्टोर होगा, स्टूडेंट वाले में। तो ST के अंदर मैं क्या कर देता हूं, ST के अंदर इसे स्टोर कर लेता हूं। अच्छा, यहां पे देखो ये एरर क्यों दे रहा है बताओ, क्योंकि मैंने यहाँ शुरू तो कर दिया था, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या नहीं किया, एंड। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ एंड कर दिया। देखो यहाँ एंड कर दिया तो इसके बीच में HTML का कोड है, तो ये HTML को कोड को भी जावा का कोड क्या समझ लेता है, ये समझ लेता है। लेकिन ये है HTML, तो कोड सेपरेट करने में, तो यहाँ पे मुझे ये हमेशा बंद करना पड़ेगा। ये तो ये वाला पोर्शन, ये जावा का कोड हो गया, ये बंद हो गया। और यहाँ पे से फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये शुरू करना पड़ेगा। तो ये यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे ये बंद हो गया। ये एस टी यू नहीं है, ये एस टी यू डी है। ठीक, समझ में आ रही बात। अब आपने एस टी के अंदर क्या कर दिया, एस टी यू डी। अब ये पहली बार जब ये चलेगा तो आपके पास क्या आएगा, पहला वाला रोल नंबर, पहला वाली डिटेल आ जाएगी, ये वाली 100 की। फिर क्या करेगा वो फिर क्या करेगा वो, यहां से इस तरीके से होगा ना, ये आपके पास क्या है, इस तरीके से होगा। ये क्या होगा, 0 1 2 3 4 और 5 इंडेक्स पोजीशन होगी ना। पहले 0 पे चला, फिर 1 पे आया, अब 1 की डिटेल लेगा, फिर 1 पे किया 150, 150 किसके अंदर था, S2 के अंदर। फिर क्या होगा, आपके इस ST के अंदर क्या जाएगा दूसरी बार, 150। तो 150 की पूरे ऑब्जेक्ट को क्या कर देगा, यहाँ से लेके आएगा। और इसके अंदर हमने ST डॉट गेट नेम, क्योंकि ST क्या है, यहां से तो हम क्या कर रहे हैं, इस वाले पोर्शन को देख रहे हैं ना। ये वाला जो पूरा पोर्शन है, इस तरीके से आपके पास कितने ब्लॉक आएंगे, बहुत सारे ब्लॉक आ जाएंगे यहाँ पे। देखो, अब बच्चों की तरह समझाने की मुझे जरूरत होनी नहीं चाहिए, जब जहाँ तक मुझे लग रहा है इतना मैं पढ़ाता हूँ, तो आप लोगों को भी ठीक ठाक से पढ़ लेना चाहिए अब तक।
क्योंकि ये फिर क्या होगा, फिर ये प्रोफेशनलिज्म आपके अंदर आएगी नहीं फिर कभी। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, मुझे कहीं हो कि एक बॉक्स, ठीक, दूसरा बॉक्स, पहले के अंदर भी सेम होगा, रोल नंबर, सब चीज सेम, रोल नंबर और नेम, ब्रांच, एड्रेस, होगा ना सेम। ऐसे ही दूसरे के लिए होगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपके सारे के सारे इस तरीके से आपके पास कई सारे क्या होंगे, बनते जाएंगे आपके मेमोरी ब्लॉक्स। तो ये मेमोरी ब्लॉक्स बने। अब देखो ये पहला वाला मेमोरी ब्लॉक है, तो ये किसका, इसका जो है एड्रेस है 100, दूसरे वाले का क्या है 150, तो इस तरीके से 150, ये इसका क्या है तीसरे वाले का 200, इस तरीके से आपके बनते गए। ये किसके अंदर स्टोर है, ये है S1 के अंदर, तो इसको पॉइंट कर रहा है कौन, S1। थोड़ा सा और मैं डिटेल में बता रहा हूँ, इसको कौन कर रहा है S2, ठीक, इसको कौन कर रहा है S3। तो इस तरीके से आपके क्या हो रहे हैं, ये रेफरेंस वेरिएबल्स हैं जो इसको पॉइंट कर रहे हैं। तो अगर S1 है, इसका एड्रेस 100 अगर किसी को मिल गया, तो वो इसके रोल नंबर अंदर के वैल्यूज, रोल नंबर में पहले क्या है, इसका है 10, ये 10 वाले के लिए तो उसकी डिटेल आ जाएंगी सारी, ये 20 वाला, ये 30 वाला। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं इसे, देखो 10, 20, 30, इस तरीके से आपके पास 5-7 हो सकते हैं, जितने भी हैं। तो जितने आएंगे उतने मेमोरी वेरिएबल्स बनेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्टूडेंट नाम का एक एसटी बना। तो देखो पहले क्या होता है कि जब मैंने एरे लिस्ट है, तो मेरी एरे लिस्ट तो ये है, यहाँ के अंदर क्या है, ये 100, ये 150, ये 200, ये है, ये यहाँ स्टोर है। यानी कि यहाँ S1, S2, S3 स्टोर है। इसको आप ये भी मान सकते हैं कि क्या है, S1 है ये S2 है यहाँ स्टोर, ये आपका S3 है, ठीक, यहाँ पे आपका S4 है, यहाँ पे आपके पास S5 है, और यहाँ आपके पास S6 है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आपके रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पे स्टोर्ड है। तो अब इनका, अब ये क्योंकि मेमोरी में जो चीज स्टोर होगी उसका भी अपना एक एड्रेस होगा, तो ये एड्रेस कौन स्टोर करता है, एरे लिस्ट का जो ऑब्जेक्ट होता है। एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट stud है, जो कि आपका ये स्टोर कर रहा है, और सर्वलेट में stu आपका ये वाला स्टोर। तो ये चीज जो है 100, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक एरे लिस्ट, वहां से एरे लिस्ट आई तो मैंने एरे लिस्ट के अंदर डाल दिया stdud जो आया। अब stud जो stud.get है, तो गेट क्या करेगा, आई मतलब इंडेक्स, जीरो पोजीशन का S1 क्या करेगा, ये देगा मुझे, क्या देगा, ये यहां से निकाल के क्या देगा S1। तो इस पूरे पोर्शन के क्या आएगा, इसकी जगह S1 आ जाएगा। S1 मतलब स्टूडेंट टाइप का रेफरेंस है, यानी ऑब्जेक्ट है। इसको कौन करेगा स्टोर, स्टूडेंट टाइप का ही तो करेगा, तो इसीलिए मैंने कि स्टूडेंट ST ले रखा है। तो ये ST क्या कर रहा है, इसे स्टोर कर रहा है। तो पहले वाला निकालेगा 100, तो ये 100 इसके अंदर आ जाएगा ST के अंदर। तो 100 इसके अंदर आ जाएगा, तो 100 क्या है ये, तो S1 अब रोल नंबर, नेम, ब्रांच इसका कर सकता है पूरा एक्सेस। तो यहाँ पे क्या करेगा, ST के अंदर 100 आ गया पहले में, तो एस टी क्या कर रहा है, st डॉट गेट रोल नंबर, तो पहले वाले का रोल नंबर, पहले वाले का नाम, पहले वाले की ब्रांच, और पहले वाले का एड्रेस। इस तरीके से आप भी, क्या बता रहा है यार,
तो इस तरीके से आपका ये आया। तो उसमें से मैंने अब फिर जब ये क्या होगा, फॉर लूप चलेगा। अगर आपके पास देखो एक ही वेरिएबल है, जब आप एक ही रोल नंबर डालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एक ही का एड्रेस आएगा। तो आपका एक ही एड्रेस यहाँ पे शो कर देगा वो, एक ही बार चलेगा ये लूप। जब आपके पास इसके अंदर जैसे एक ही आएगा तो सिर्फ ये वाला पोर्शन, ग्रे पोर्शन जाएगा एरे लिस्ट का। अगर इसके अंदर एक से ज्यादा आपके पास क्या एलिमेंट्स है तो फिर अगर दो एलिमेंट है तो दो ये ग्रे पोर्शन ये जाएगा। तो पहले फॉर लूप में ये निकलेगा, दूसरे फॉर लूप में ये निकलेगा। इस तरीके से जितने भी इसका साइज होगा उतना ही चलेगा। अब ये 5 हो, 10 हो, 25 हो, जितनी बार आप इसे रन करेंगे उतनी बार आपका ये ऐड होता जाएगा। अब जैसे मैंने रन किया प्रोग्राम अपना, तो वो क्या करेगा, एरे लिस्ट के अंदर स्टोर होगा। एरे लिस्ट क्या करेगा, जितने इसके अंदर वेरिएबल्स हैं, अब सपोज अभी 80 थे, अगली बार 90 हो गए, तो अब वो क्या करेगा, एक और बढ़ा के 90 कर देगा। अब आपके डिलीट होके सपोज आपके पास 60 ही रह गए, तो अब आपके पास क्या करेगा, यहाँ पे 6 ही करेगा, यानी कि 6 की ही जगह बनाएगा बस। और उसी को मैं क्या करूंगा, एक्सेस करता हूँ। यहाँ पे क्या ऐड दे रहा है ये, क्या दिक्कत हो गई इसे। अरे टी एच है ना ये, तो टी एच की जगह इसे तो हेडिंग तो है नहीं है, तो टी डी करें, है ना। चेंज कर लेना भाई इसे थोड़ा थोड़ा, है ना। अब इसे रन करके देख लेते हैं एक बार, कोई एरर आती है कि नहीं, थोड़ा चेक कर लेते हैं। अभी तक तो बनाते ही रहे। अब सपोज ये 10 डालता हूं तो क्या आता है, देखो आ गया। सिंपल डालता हूं, देखो क्या आता है। तो मुझे यही चाहिए था। देखो अगर मैंने कहा मैंने इसमें 10 या 20 डालता हूं, तो क्या आना चाहिए, सबमिट करने पे 20 वाले का आना चाहिए। देखो 20 वाले का डिटेल आ गई। और अगर खाली करता हूं सबमिट, तो मुझे सबकी डिटेल्स दिख जानी चाहिए। गलत करता हूं तो इनवैलिड रोल नंबर आना चाहिए। तो ये मेरे पास था, करना मुझे यही था ना, जो मुझे करना था वो मैं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। खाली करूंगा अगर इसे, तो ये क्या होगा। तो आप इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, रोल नंबर डालें, यहाँ पे लिख दें सर्च ऑल का एक बटन दबा दें। तो सर्च ऑल पे जैसे ही आप बटन दबाएं ये सारा आ जाए। तो मैंने अभी एक ही बटन से और इसी से सारा काम करवा दिया कि भाई खाली है तो ये क्या आ जाए, सबकी डिटेल आ गई। देखो 100 के 100 है। अभी देखो मैं यहाँ पे एक ऐड कर लेता हूँ। अब ऐड करने में भी तो बड़ी आफत है। इंसर्ट, ठीक, 110 रोल नंबर, ठीक। इसमें नाम डाल देते हैं, अपना ही नाम डाल देते हैं, आईटी, एड्रेस, ये देख देता हूँ, ठीक है ना। अब इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, ये दो रोल नंबर डाल देता हूँ, 120 भी डाल देता हूँ। और यहाँ पे इसका डाल देता हूँ नीरज, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, टीरी गढ़वाल रहता है। चल गया, गो कर देते हैं। अब ये देखो अब इसके अंदर कितनी वैल्यू आ गई,
110 भी आ गई और 120 भी आ गई। अब यहाँ पे क्या देखो, अगर मैं एरे लेता तो पहले क्या होता, मेरे पास 10 ही वैल्यूज थी तो इतनी ही आती, बार बार इतनी आती। लेकिन मैंने एरे लिस्ट लिया तो अब क्या होगा देखो, तो एरे लिस्ट में मैंने जब डाला तो वो 2 भी आ गई। यहां से मैं कोई चीज डिलीट करता हूं, अगर मैं यहां से अपने आप को डिलीट कर देता हूं, ये लो, अब मैंने एक डिलीट भी कर दिया रोल नंबर। अब क्या होगा देखो, अब देखो 110 100 मैं हट गया। यहां से मैं अब एक और डिलीट कर देता हूँ, ठीक, ये वाला भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक। तो अब क्या होगा, अब मैं यहां से फिर करूं तो देखो, तो रियल टाइम पे क्या हो रहा है, आपका एरे बन रहा है। अब मैं अगर एरे लेता तो वहां पे फिक्स साइज लेना पड़ता, तो फिक्स साइज लेता तो मैं तब ये काम मेरा हो नहीं पाता, इतनी स्मूथ मेरी वेबसाइट वर्क नहीं करती फिर। तो ये सारी चीजें जो है देखने वाली चीजें हैं, इसके लॉजिक को समझने का जो है आप ट्राई करें जितने भी हैं। और ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला, क्योंकि देखो जब यहां से सबसे पहले होते हैं 3 काम। एक तो होता है माईएसक्यूएल से, माईएसक्यूएल से डेटा भाई देखो इस तरीके से उठ के आया होगा, इस तरीके से। अब ये डेटा उठ के कहाँ आता है, ये डेटा उठ के आता है यहाँ पे, मेमोरी में ही होगा, इसी कंप्यूटर की मेमोरी जिसमें मैं काम कर रहा हूँ उसी मेमोरी में होगा ये डेटा। अब ये डेटा में ये वाला इसे क्या करता है, होल्ड करके रखता है। ये जो आपका आरएस है, रिजल्ट सेट, ये होल्ड करके रखता है पूरे डेटा को। अब जब रिजल्ट सेट के बाद, यानी कि ये जो रिजल्ट सेट इसे होल्ड करके रखता है, ये वाला पोर्शन जो है, यहाँ तक का पोर्शन, ये रिजल्ट सेट यहाँ से लिया है, ये वाले पोर्शन के बाद, इस वाले पोर्शन के बाद हमारा काम शुरू होता है कि हम क्या करना चाह रहे हैं। तो उस डेटा को अब मुझे स्टोर करना है, तो सबसे पहला काम है, इसको एक क्लास बनाऊंगा जो मैंने कल बनाई थी, उस क्लास में स्टोर करूंगा, उसका वेरिएबल बना। अब क्या है कि अब मेरे पास, मैंने कहा एक से ज्यादा डेटा भी हो सकते हैं। एक तो ये है कि जब यूजर ने रोल नंबर दिया तो उसने 30 रोल नंबर दिया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग सारा डेटा उठा के देगा, तो एक ही चीज है, तो वहां दिक्कत नहीं। दिक्कत वहां पे है जहां पे मेरे पास कई सारे डेटा है, तो सारा डेटा उठा के आ गया। अब वायर आरएस पहले इसे पॉइंट कर रहा है, इस पूरे का डेटा एक्सेस कर लिया, क्लास के अंदर स्टोर कर लिया, उसके ऑब्जेक्ट को मैंने एरे लिस्ट के अंदर स्टोर कर दिया। दूसरे वाले का आर एस डॉट नेक्स्ट, दूसरे वाले का आया, तो S1 S2 नहीं कर रहा हूँ, S1 से ही सारा काम कर दे रहा हूँ। इसी के अंदर पहले यही वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, पहले वो 100 इसका एड्रेस स्टोर कर रहा था, अब वो इस वाले का कर रहा है 150, S1 ही कर रहा है, और वो क्या कर रहा है यहाँ पे 150 डाल दे रहा है। मेन मकसद है हमारा ये 150। जैसे वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल आप एक ही वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, ओवरराइट कर सकते हैं, वैसे ही आप एक ही रेफरेंस को ओवरराइट कर सकते हैं। कई बच्चे पूछेंगे कि यार आपने S1 S2 S6 कर रखा है, लेकिन अपने अपनी प्रोग्रामिंग में तो यहाँ पे S1 इसी से काम चला लिया, एक किससे काम चला लिया, एक स्टूडेंट के इसी से काम चला लिया, एक ही से चला लिया, एसटी से। तो वो मैंने इसीलिए चलाया कि एक ही रेफरेंस को मैं बार बार यूज कर रहा हूँ। तो इसी S1 भी मेरा क्या है, ये भी काम मेरा क्या कौन कर रहा है, एसटी कर दे रहा है, और ये सब एसटी कर दे रहे हैं। तो ये ओवरराइट हो रहा है बार बार। S2 भी, S2 के लिए भी क्या हो रहा है, ये ओवरराइट हो जा रहा है, इसके लिए भी ओवरराइट हो जा रहा है, इसके लिए भी ओवरराइट, इसके लिए भी ओवरराइट। मतलब ये एसटी क्या कर रहा है, पहले पहले ये इसका एड्रेस स्टोर कर रहा है, फिर ये पॉइंट किसे कर रहा है, नीचे वाले को, फिर ये इसका एड्रेस स्टोर कर रहा है और यहाँ रख रहा है, फिर ये एक ही से क्या हो रहा है, इसका, इतने सारे वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है ना मुझे, फालतू में मेमोरी जो है मेरी बढ़ जाएगी। जब एक ही वेरिएबल से काम हो सकता है, एक ही वेरिएबल आप एक्स से आप एक्स के अंदर अगर अभी आपने 21 स्टोर किया, उसी की अगली लाइन में आपने एक्स के अंदर 23 भी स्टोर कर दिया, है ना। तो भाई इसमें क्या होता है कि आपका S21 क्या हो जाएगी, अब हट जाएगी, लेटेस्ट वैल्यू एक्स के अंदर आ जाएगी। तो आपके पास एक ही वेरिएबल है, उसी के अंदर आप क्या कर रहे हैं। अब ये है कि x1 बना दूं तो यहाँ पे क्या होगा, 2 वेरिएबल, अब इसका मुझे काम ही नहीं है फिलहाल, क्योंकि मैंने तो यहाँ स्टोर कर दिया, यहाँ पे भी स्टोर रहेगा, S2 के अंदर भी स्टोर रहेगा। तो डबल डबल क्या हो रही है मेरे पास, मेमोरी मेरी वेस्ट हो रही है। तो इसीलिए मैं एक ही वेरिएबल से सारे काम कर रहा हूँ, तो यानी एसटी से ही मैं सारे काम कर रहा हूँ। पहले उसके अंदर इसका एड्रेस स्टोर कर रहा हूँ, उस एड्रेस को यहाँ पहुंचा रहा हूँ, फिर अगले में जा रहा हूँ, वाइल लूप, सेकंड वाले में S2 मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट 2 है, ये समझो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट नंबर 2, S2 मतलब स्टूडेंट और 2 मतलब 2, ऑब्जेक्ट 2 उसका।
ये एस टी रेफरेंस वेरिएबल था, उसके अंदर 150 था, इसको यहाँ डाल दिया। ये कैसे डल रहा है यहाँ? थ्रू ऐड करके, ऐड करके आप यहाँ पे इसे ऐड कर पा रहे हैं, इसके अंदर ऐड करके आप ये वाले पोर्शन पे जा रहे हैं ऐड। और ये इसका एड्रेस है, ये इसका मेमोरी एड्रेस है, ये वाला 112233558899, और ये ऐड अप होते जा रहे हैं। उसके बाद अब मैं ये थोड़ी ना भेजूंगा, एस टी थोड़ी ना भेजूंगा, क्योंकि एस टी के अंदर लेटेस्ट वैल्यू कितनी होगी? 550। ये सारी तो ओवरराइट हो चुकी होंगी, तो 550 रहेगी उसके अंदर। तो अगर आप एस टी भेजेंगे यहाँ से, मान लो मैंने ये वाला एस टी भेजा, स्टूडेंट भेजा, ये नहीं भेजा, तो वो क्या देगा? जिसका 550 यानी लास्ट वाले का, आपको हमेशा लास्ट वाले का दिखाएगा फिर एड्रेस। अगर मैं यहाँ पे एरे लिस्ट की जगह ये वाला भेज दूं ना एस टी, जब पुराना वाला मेरा कोड था, तो क्या करेगा? ये लास्ट वाला, जो लास्ट वाला होगा ना, जो छठा वाला या सातवां जो भी है, उसकी वैल्यू दिखाएगा सिर्फ, बाकियों की नहीं दिखाएगा। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ डाला था उसी तरीके से निकाल भी रहा हूँ, उसी तरीके से मैं इसे एस टी यू डी से निकाल रहा हूँ गेट करके, और किसके अंदर पहुंचा रहा हूँ? जेएसपी में। उसी तरीके से इसको, ये देखो एस टी के अंदर डाल, एस टी यू डी डॉट गेट आई से मतलब, आई मतलब इंडेक्स पोजिशन 0 वाला निकला, 100 किसके अंदर दे दिया? एस टी के अंदर। एस टी इज द स्टूडेंट टाइप का रेफरेंस वेरिएबल। तो ये ऑब्जेक्ट बनाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट बन गया इसका, है ना? ऑब्जेक्ट निकल के आया ना यहाँ से, ऑब्जेक्ट निकल के आएगा तो रेफरेंस ही पॉइंट करेगा, ऑब्जेक्ट में स्टोर होगा। तो एस टी डॉट गेट रोल नंबर, ऐसी एस टी डॉट गेट नेम, ये मैंने क्या किया, इस तरीके से बने थे, S1 S2 S3 इस तरीके से बने होंगे ना इनके। तो इन इस तरीके से आपके ये सारे बने होंगे, जिसको आपको क्या करना है, अब इन सब के रोल नंबर नेम एड्रेस होंगे, तो ये सारे किससे होंगे? S3। अभी S3 की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, इन सबको मैं कॉमन यहाँ पे लिख रहा हूँ एस टी, जावा जेएसपी कॉमन एस टी है। तो पहले ये एस टी क्या करेगा? यही एस टी आपका ये भी ले रहा है, फिर ये ओवरराइट हो रहा है अगली बार, क्योंकि अब एक बार जब प्रिंट हो गया तो उसके बाद इसकी क्या जरूरत है? प्रिंट होने के बाद अब आपका ये इसके पास जा रहा है जीएसपी में, फिर आपका ये जब ये इसका काम हो गया तो तीसरे के पास जा रहा है, ऐसे ये चौथे पांचवे, जहां जहां तक इसके जब जब जैसे जैसे काम इसका हुआ, वैसे वैसे ये आगे बढ़ता है। एक ही से मैंने सारा काम कर लिया, एक ही वेरिएबल से, नहीं तो अलग अलग वेरिएबल लूँ तब भी कोई फायदा नहीं। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। ये सारा किस में काम हो रहा है? जेएसपी में। ये वाला काम सर्वलेट में। तो ये उठ के आ रहा है, ये मेमोरी में जा रहा है। तो ये मेमोरी का इतना बड़ा जो मैंने कंसेप्ट सिखाया है, इसीलिए सिखाया है। तो ये तुम्हारा हो गया मैक्सिमम जितना मैंने कराया है, ये आप कर लेंगे। ये देखो ये हो गया 893 इनवैलिड रोल नंबर, 20 तो 20 की वैल्यू खाली, तो पूरा वैल्यू देखो अच्छा खासा बन गया तुम्हारा। देखो सर्च स्टूडेंट, इसको और सजाना है तो इसमें सी एस एस यूज कर लें, और अच्छा सी एस एस यूज करेंगे तो बहुत बढ़िया दिखेगा। तो ये मैंने सिंपल बता दिया। तो इंसर्ट करना सिखा दिया, इंसर्ट की तरह ही डिलीट भी होगा। तो यहाँ पे बटन दे दो सारे के सारे, या अलग अलग पेज बना लो। तो अब ये सारा पेज को मैंने वो बताना सिखा दिया कि आप कैसे रीडायरेक्ट कर सकते हैं पेज को। पेज को रीडायरेक्ट करने के लिए रिक्वेस्ट डिस्पैचर होता है, ठीक। फॉरवर्ड इसके अंदर, इसके ऑब्जेक्ट के अंदर एक वेरिएबल होता है, उसके अंदर क्या करता है? देखो रिक्वेस्ट ही तो लेके जा रहा है, देखो रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट जो यहाँ से लेके गया, जो ये एरे लिस्ट लेके जा रहा है, ये रिक्वेस्ट वेरिएबल लेके जा रहा है यहाँ से, और यही रिक्वेस्ट यहाँ पे लेके जा रहा है सर्च के अंदर। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है? देखो यहाँ पे ये रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट से ये उसको उठा दे रहा है। तो ये इसीलिए फॉरवर्ड किया जाता है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का तो हमने कोई काम किया नहीं, मेन जो है रिक्वेस्ट बहुत पावरफुल है। ये यहाँ से देखो यूजर से जो डेटा लेके आ रहा था, ये एस टी यू रोल नंबर जो उसने सेंड किया था, वो भी रिक्वेस्ट ही लेके आ रहा था। देखो यहाँ से, ये देखो रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। तो एच टी एम एल से डेटा भी ये उठा के ला रहा है, सर्वलेट से जेएसपी की तरफ को एट्रीब्यूट भी यही सेट कर रहा है। तो ये इसीलिए इसको फॉरवर्ड किया जाता है, आर डी डॉट फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब जिस पेज के पास ये जा रहा है, उस पेज में इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को भी लेके जाए साथ साथ। तो ये इस तरीके से आपके पास ये हो गया फाइनल, ठीक।